लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग और सॉन्ग जानबा दोनों ही उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वापस आते हैं और आकर क्यानजिंग से कहते हैं कि हमने वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखा है जो कि हमारे बॉर्डर्स के करीब आ चुके हैं। क्यानजिंग उनकी बात सुनने के बाद कहती है जल्दी से मेरे ऑर्डर्स को जारी करो और सभी ट्रूप्स को जाकर बता दो कि हम लोग 1000 मील तक पीछे जा रहे हैं, हम लोग अपने इस बॉर्डर को छोड़कर पीछे हट रहे हैं। वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन हम लोग पीछे क्यों हट रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है, हमें तो यहाँ पर रहकर अपने बॉर्डर को डिफेंड करना चाहिए। क्यानजिंग उनसे कहती है वैसे तो वेयरवुल्व्स हमेशा ऐसे नहीं करते, वो लोग यहाँ पर हमारे कैंप के करीब नहीं आते, अगर वो यहाँ पर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हमारे कैंप के ऊपर अटैक कर देंगे, इतनी जल्दी हो सकता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। सॉन्ग योरमा से कहता है ठीक है जनरल वू, मैं जल्दी से जाकर सब कुछ अरेंज करवाता हूँ, हम लोग अभी निकलते हैं। नेक्स्ट सीन जनरल टोबा के कैंप का दिखाया जाता है। जनरल टोबा के पास एक बंदा खड़ा होता है, वो जनरल टोबा से कहता है जनरल टोबा स्नो वेयरवुल्फ ने अपने एलीट सोल्जर्स को भेज दिया है, वो सारे सोल्जर आज रात उनके ऊपर अटैक करेंगे और मुझे नहीं लगता कि आज रात जनरल वू की आर्मी उनके हाथों से बच पाएगी, वो सारी की सारी जनरल वू की आर्मी को मार डालेंगे। जनरल टोबा उस बंदे से कहता है वो क्यानजिंग बहुत ज्यादा एरोगेंट है और बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली है, आज देखना आज जब उसके ऊपर अटैक होगा तो उसके बाद उसकी सारी की सारी आर्मी मर जाएगी और उसके बाद जब वो भी काफी जख्मी हो जाएगी मैं उसे बचाने के लिए जाऊंगा और उसे बचा कर ले आऊंगा। इस तरह उसे ये बात मानना पड़ेगी कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं ही उसको बचा सकता हूँ और फिर वो मेरी हो जाएगी। जनरल टोबा के साथ वाला बंदा कहता है जनरल टोबा आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, आप एक महान जनरल हैं और गोल्डन फैमिली के सन हैं। जनरल टोबा उसे कहता है मैंने उस लड़की को खुद प्रपोज किया था लेकिन वो लड़की इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, मैं गोल्डन फैमिली यानी टोबा फैमिली का यंग मास्टर हूँ लेकिन फिर भी उस लड़की को लगता है कि शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ। इस बार देखते हैं जब मैं उसकी जान बचाऊंगा तो उसके बाद देखेंगे कि वो किस तरह मुझे रिफ्यूज करती है। साथ वाला सोल्जर कहता है आपका प्लान काफी ज्यादा अच्छा है, अब जबकि वेयरवुल्व्स निकल चुके हैं तो वो उनके ऊपर अटैक करेंगे और बहुत ही जल्दी उनके सारे सोल्जर्स को मार डालेंगे, तो वहाँ पर जाना और क्यानजिंग को बचाकर अपने स्पेस शटल को यूज करते हुए वहाँ से निकल आना। कि रही बात बाकी के सोल्जर्स की तो वो सभी लोग वहीं पर मर जाएंगे। जनरल टोबा उसे कहते हैं मैंने ये सब कुछ सिर्फ जनरल वू के लिए नहीं किया बल्कि ये हमारे जनरल के ऑर्डर्स भी हैं। साथ वाला बंदा और भी हैरान होता है और कहता है क्या इस सब में हमारे जनरल भी शामिल हैं? जनरल टोबा उसे कहता है हाँ हमारे जनरल भी इस सब में शामिल हैं, अगर उन्होंने मुझे ये सब कुछ करने के लिए ना कहा होता तो तुम्हें लगता है कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन नो वेयरवुल्व्स तक पहुँचा सकता था? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भी इस सब में शामिल है। जनरल टोबा कहते हैं वैसे तो हमारे यहाँ पर पूरे साल फाइट चलती रहती है क्योंकि ये स्नो वेयरवुल्व्स हर बार बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और यहाँ पर आकर चोरियां करते हैं, इसकी वजह से हमें इनके साथ फाइट करना पड़ती है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है और ना ही एम्परर किंगलॉन्ग हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर जितने भी वेयरवुल्व्स हैं उनको हम लोग संभाल सकते हैं और ना ही यहाँ पर ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत है। इसलिए इस बार जनरल ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। जनरल ने कहा था कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आकर इन वेयरवुल्व्स को दूं ताकि वो जनरल वू की पार्टी के ऊपर अटैक करे, जनरल वू की आर्मी को मार डाले और उसके बाद वो एक बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद एम्परर किंगलॉन्ग अक्सर यहाँ पर पहुँचेगी और एम्परर किंगलॉन्ग जनरल को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज देंगे, साथ ही बहुत ज्यादा आर्मी भी देंगे। तो सारी आर्मी को लीड करने के लिए जनरल टोबा यानी कि मुझे वहाँ पर भेजा जाएगा और मैं वहाँ पर जाकर वेयरवुल्व्स के क्लैन को तबाह कर दूंगा, जितने भी वेयरवुल्व्स हैं उन सभी को मार दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग इस आइस वेस्टलैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद तुम्हें पता है कि क्या होगा, उसके बाद हमारे मेन जनरल और जनरल टोबा यानी कि मेरी हम दोनों का नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। आइस वेस्टलैंड के सारे मॉन्स्टर्स को मारा, हम लोग बहुत ही पावरफुल जनरल्स हैं। जनरल टोबा के साथ वाला बंदा कहता है आपका प्लान वाकई में बहुत ही शानदार है, ऐसा प्लान बनाया है कि इसमें आपको ब्यूटी भी मिलेगी और साथ ही आपको ग्लोरी भी मिलेगी। आप पहले वू क्यानजिंग की जान बचाएंगे और उसके बाद उसी के खोए हुए सारे इलाके को दोबारा रिकवर करेंगे, इस तरह वो डबल एहसान के नीचे दब जाएगी। जनरल टोबा भी अपनी तारीफ सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पावर भी मुझे मिलेगी और खूबसूरत लड़की भी मुझे मिलेगी। नेक्स्ट दिन क्यानजिन की आर्मी का दिखाया जाता है। जनरल क्यानजिन अपनी आर्मी को लेकर वहाँ से पीछे की तरफ हट रही है। सोल्जर आपस में बातें कर रही होती है और कहते हैं अचानक ये ऑर्डर्स क्यों दिए गए हैं, पूरा साल तो हम लोग यहीं पर फाइट करते हैं, फिर अचानक जनरल वू ने हमें ऐसा क्यों कहा कि हमें यहाँ से वापस हटना है, हम लोग यहाँ से पीछे हट रहे हैं, क्या हम लोग अपने बॉर्डर को और ज्यादा सिक्योर नहीं करने वाले? उनमें से एक सोल्जर कहता है तुम्हें अपनी जनरल के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अगर उसने इस तरह का कोई फैसला किया है तो इसका मतलब उसने कुछ न कुछ तो सोचा होगा। जनरल क्यानजिन सबसे आगे होती है, वो अपने घोड़े के ऊपर बैठी होती है, उसी वक्त पीछे से कुछ वेयरवुल्व्स निकल कर आते हैं और उसके घोड़े की टांग पैर काट लेते हैं और फिर साथ ही आसपास के
और भी बहुत सारे वेयरवुल्व्स निकल आते हैं और यहीं पर इन सभी में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सोल्जर्स और वेयरवुल्व्स आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर आसपास से बहुत सारे वेयरवुल्व्स निकल आते हैं, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि ये लोग यहीं से गुजरने वाले हैं। क्यान जिन कहती है यहाँ पर तो बहुत सारे वेयरवुल्व्स हैं, हमारे ऑफिसर से भी ज्यादा हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सारे इनको संभाल पाएंगे, मुझे इन सब की मदद करना होगी। क्यान जिन जैसे ही उन सभी की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, उसी वक्त वहाँ पर एक पावरफुल वेयरवुल्फ आता है और वो आकर उसके साथ टकराता है, जिसकी वजह से क्यान जिन पीछे की तरफ गिर जाती है। वो सामने की तरफ देखती है, सामने एक वेयरवुल्फ होता है जिसके सर के बाल गोल्डन कलर के होते हैं। क्यान जिन यहाँ पर इस गोल्डन कलर के बारे में बताती है। क्यान जिन कहती है ये सारे रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं और ये नॉर्मल वेयरवुल्फ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। गोल्डन बालों वाले वेयरवुल्फ की पावर इंसानों के एक मार्शल आर्ट सेंट के बराबर होती है। मिंग भी वहीं पर वेयरवुल्फ के साथ फाइट कर रहा होता है। मिंग कहता है इन सभी को हमारे रास्ते के बारे में कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं, लगता है कि किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। मेरी मास्टर जिस वेयरवुल्फ का सामना कर रही है वो एक मार्शल सेंट के लेवल का है, जबकि जितने भी दूसरे छोटे वेयरवुल्व्स हैं वो सारे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उनमें से ज्यादा तो मार्शल डोमिनेटर लेवल के बराबर हैं। इसका मतलब तो यही है कि इनके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन थी कि हमारी आर्मी के अंदर कौन कौन से सोल्जर है, उनका लेवल क्या है, इसलिए ये सारे वेयरवुल्व्स यहाँ पर तैयारी के साथ आए हैं। मिंग कहता है हमारी और इनकी स्ट्रेंथ में गैप बहुत ज्यादा है, हम लोग यहाँ पर हारने वाले हैं। मास्टर क्यान जिन और गोल्डन वेयरवुल्फ दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेयरवुल्फ जल्दी से आगे बढ़ता है और मास्टर क्यान जिन को पंच मारता है। क्यान जिन जल्दी से अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करती है और साथ ही वो अपने सोल्जर से कहती है मेरी कमांड सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए जल्दी से अपनी आर्मी की फॉर्मेशन बनाओ। वो सारे सोल्जर जैसे मास्टर क्यान जिन की बात को सुनते हैं वो कहते हैं ये तो जनरल वू की आवाज है, उन्होंने मिलिट्री ऑर्डर दिया है, जल्दी से हमें फॉर्मेशन बनानी है। वो सारी फॉर्मेशन बनाने के लिए एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, अपनी फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। हालांकि वो वेयरवुल्व्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी फाइट को छोड़कर वहाँ पर फॉर्मेशन बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। काफी सारे वेयरवुल्व्स आगे बढ़ते हैं और उनमें से काफी सारों के बाजू के ऊपर काट भी लेते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जगह से नहीं हिलते, बस अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे होते हैं। मिंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, इन्हें एक ऑर्डर दिया गया है फॉर्मेशन बनाने का, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन हैं जो कि उनको मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर रहे, वो यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर इन सारे सोल्जर्स को पता है कि अगर यहाँ पर अपने जनरल के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये सारे मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाएंगे, इसलिए उन्हें लगता है कि अगर जनरल के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे तो उनके पास बचने का एक चांस है। इसी वजह से वो ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर ज्यादा सोल्जर्स नहीं है, लेकिन जनरल क्यान जिन के पास जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे हाईली ट्रेंड लगते हैं। वो सारे सोल्जर वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं और फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद उनका एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है और वो ड्रैगन सीधा उड़ते हुए क्यान जिन के पास जाता है। क्यान जिन अपनी पावर्स को उसके साथ मैच करती है और साथ ही उनके ऊपर जितने वेयरवुल्व्स होते हैं उनके ऊपर भी अटैक करती है। गोल्डन वेयरवुल्फ अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन क्यान जिन उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है और साथ ही वो अपने स्पेशल मूव को यूज करते हुए उस ड्रैगन की रोर को यूज करती है, उस गोल्डन वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो गोल्डन वेयरवुल्फ जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग हमारी आर्मी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग हारने वाले हैं, हम लोग इन वेयरवुल्फ से जीत जाएंगे। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर अभी के लिए इस सब को गैस करना पॉसिबल नहीं है कि अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि पिछले 10,000 साल से ये वेयरवुल्व्स हमारे साथ फाइट कर रहे हैं, तो इन्हें इन सारी आर्मी फॉर्मेशंस के बारे में पता होगा। गोल्डन वेयरवुल्फ नीचे गिरने के बाद फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और सारी फिर से ग्राउल करता है। हाँ सिर्फ वो बल्कि बाकी के जितने भी वेयरवुल्व्स होते हैं वो सारे भी पर खड़े होकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, वो सारे भी अपनी फॉर्मेशन बना रहे हैं और सारे अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक बड़ा सा वेयरवुल्फ बना लेते हैं, एनर्जी से बना हुआ वेयरवुल्फ। जैसा कि सोल्जर्स ने अपनी एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन बनाया है। एक तरफ जनरल वू का बड़ा सा ड्रैगन है, जबकि दूसरी तरफ वेयरवुल्व्स का बड़ा सा एनर्जी से बना हुआ वुल्फ है। वो दोनों ही आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने पंचेस को टकराते हैं। हवा में एक जबरदस्त धमाका होता है। मिंग वहीं पर नीचे एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और उन दोनों की फाइट देख रहा होता है। मिंग कहता है कि हमारे सोल्जर्स ने अपनी फॉर्मेशन से जो एक बड़ा सा ड्रैगन बनाया है ये भी कम नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन सारे वेयरवुल्व्स ने अपनी एनर्जी के साथ एक बड़ा सा वेयरवुल्फ बनाया है, वो हमारे ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ रहा है क्योंकि वो सारी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस बड़े से वेयरवुल्फ को जो वेयरवुल्फ कंट्रोल कर रहा है वो गोल्डन वेयरवुल्फ मास्टर क्यान जिन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका राम भी उससे हायर है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी मास्टर क्यान जिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज पर है। लेकिन फिर भी मास्टर क्यान जिन अपने ड्रैगन को बहुत ही अच्छे से संभाल रही है और इन दोनों की फाइट का पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। उसी वक्त फाइट में एक और वेयरवुल्फ की एंट्री होती है। यहाँ पर पहले एक गोल्डन वेयरवुल्फ था, वहीं पर एक और व्हाइट वेयरवुल्फ भी आ जाता है। उस वेयरवुल्फ के वहाँ पर आने के बाद मास्टर क्यान जिन का ड्रैगन वीक हो जाता है और वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से मास्टर क्यान जिन के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर क्यान जिन उनके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाती, वो बार बार उनके ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा उनके ड्रैगन को डैमेज पहुंचेगा उतना ज्यादा उनके सोल्जर्स जिन्होंने उस ड्रैगन को
बनाया हुआ है और साथ ही मास्टर कियानजिन को नुकसान पहुंचेगा। मिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है इनके पास एक और मास्टर सेंट लेवल का वेयरवुल्फ कहां से आ गया। वो दोनों वेयरवुल्व्स मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जनरल वू यानी कि कियानजिन का ड्रैगन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सारे के सारे सोल्जर जिन्होंने फॉर्मेशन को बनाया होता है उनकी फॉर्मेशन टूट जाती है। मास्टर कियानजिन बहुत ज्यादा सहमी हो जाती है और सहमी होने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है और कहती है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर एक और मास्टर सेंट होगा। मास्टर कियानजिन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, वो अपने आप को बचा भी नहीं सकती। वो दोनों ही वेयरवुल्व्स आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसी वक्त अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और मास्टर कियानजिन को उनके सामने से उठाकर साइड पर आ जाता है। मास्टर कियानजिन मिंग से कहती है हमारी आर्मी हार चुकी है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा सकूंगी, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मिंग अपने पास से अपना एक एस्केप टैलिस्मैन निकालता है। जैसे उसको एक्टिवेट करने लगता है उसी वक्त उसका एस्केप टैलिस्मैन वहीं पर टूट जाता है, क्योंकि वो सारे मास्टर सेंट लेवल के वुल्फ हैं। अपनी पावर्स को यूज करते हैं, उनके विल की पावर के सामने उसका एस्केप टैलिस्मैन काम नहीं करता। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर यहाँ पर जितने भी वेयरवुल्व्स हैं उन सभी का लेवल आपसे ज्यादा है, जितनी आपके पास स्ट्रेंथ है आप इतनी स्ट्रेंथ के साथ किसी भी चार्म को यूज करके इनके सामने से बचकर नहीं भाग सकते। और यहीं पर वो व्हाइट वेयरवुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 181 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग की मास्टर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती हैं दोनों वेयरवुल्व्स के साथ फाइट करने पर, जिसकी वजह से वो मिंग से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं इनके साथ और ज्यादा फाइट नहीं कर सकती और ना ही मैं इनके हाथों से जिंदा बच सकती हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जा सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मिंग जल्दी से अपने पास से अपना एक एस्केप चार्म निकालता है और उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन जैसे वो उसको एक्टिवेट करता है उसका वो एस्केप टैलिस्मैन वहीं पर शैटर हो जाता है। इस बात से मिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर असल में आपका रैंक काफी ज्यादा लोअर है, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी वेयरवुल्व्स हैं ये आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इन सारे वेयरवुल्व्स के यहाँ पर होते हुए आप यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि इन वेयरवुल्व्स की पावर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। वो दोनों ही पावरफुल वेयरवुल्व्स उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिंग की मास्टर से कहती है कि सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं, इसके अलावा मार्शल सोल भी बिखर चुकी है, अब मेरे पास बचने का कोई चांस नहीं है। तुम्हें मेरे लिए अब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे बचाने की जरूरत है, क्योंकि मैं यहीं पर आहिस्ता आहिस्ता मर जाऊंगी अगर ये वेयरवुल्व्स मुझे नहीं मारते तो। चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। मिंग मास्टर कियानजिन से कहता है मैं आपको यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि आप मेरी मास्टर हैं, चाहे आपकी हालत कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मैं आखिरी सांस तक आपको बचाऊंगा और मेरे पास आपको बचाने का अपना एक तरीका है। ऐसे ही वो वेयरवुल्फ मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुँचता है। उसी वक्त मिंग चिल्लाकर कहता है मास्टर जी जल्दी से यहाँ पर आए और अपने डिसाइपल को बचाएं। उसी वक्त मिंग की बॉडी के अंदर से मास्टर जी के वो 3 चार्म जो कि मास्टर जी ने इसको दिए थे, उनके स्पेशल डिवीजन वाले 3 चार्म, उनमें से एक एक्टिवेट होता है और मास्टर जी वहाँ पर अपीयर होते हैं। मास्टर जी क्योंकि एक मार्शल आर्ट्स के सेंट हैं और उनके पास पेशेंस को कंट्रोल करने की स्ट्रेंथ भी है, तो वहाँ पर अपीयर होते ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए पहले वाले वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक करते हैं और उनका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सिर्फ एक ही अटैक से वो उस वेयरवुल्फ को वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसकी बॉडी आइस बनने के बाद टुकड़े टुकड़े हो जाती है। दूसरे वाला गोल्डन वेयरवुल्फ वो वहीं पर खड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब जबकि वो सारे वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, मास्टर जी की पावर्स को देखकर मिंग जल्दी से अपना एस्केप टैलिस्मैन निकालता है, दोबारा से भागने की कोशिश करता है और इस बार इसका एस्केप टैलिस्मैन काम कर जाता है। वो अपनी मास्टर को वहाँ से लेकर गायब हो जाता है। जबकि मिंग के वहाँ से चले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद आसमान में एक क्रैक पड़ता है और उस क्रैक के अंदर से जनरल टोबा बाहर निकलते हैं। जनरल टोबा वहाँ पर आकर देखते हैं कि सारे सोल्जर मर चुके हैं। जनरल टोबा तो यहाँ पर हीरो बनने के लिए आए थे ताकि वो हीरोइन को बचाकर हीरोइन को हासिल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हीरोइन को तो पहले से मिंग ले उड़ा है। जनरल टोबा उसी को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं जनरल वू कहाँ पर है, बाकी के सारे सोल्जर तो मर चुके हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। अपनी मास्टर को अपने साथ लेकर एक केव के अंदर चला जाता है। वहीं पर बिमिंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए मास्टर कियानजिन की बॉडी को हील करने की कोशिश कर रही होती है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मैं इसको रिकवर करने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको रिकवर नहीं कर पा रही क्योंकि इसकी मार्शल सोल बिखर चुकी है और इसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, इसकी हड्डियाँ भी टूट चुकी हैं। मैं अपनी पावर्स के साथ सिर्फ आधे घंटे तक इसको जिंदा रख पाऊंगी, उसके बाद ये मर जाएगी। मिंग इस बात से काफी ज्यादा हेल्पलेस है। मिंग कहता है अब मैं क्या करूँ। इन एरिना में मास्टर जियानफी ने जब मेरे पर अटैक किया था यानी कि लैंसू की मास्टर ने, उस वक्त मेरी मास्टर ने सामने आकर मेरी जान बचाई थी। अगर ये मुझे नहीं बचाती तो अब तक मैं मर चुका होता, लेकिन इस वक्त मैं अपनी मास्टर की जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मैंने कहा कि मैं इसको नहीं बचा सकती, लेकिन यहाँ पर कोई और है जो इसे बचा सकता है। मास्टर जी की तरफ इशारा करती है। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है मास्टर अगर मास्टर जी अपनी पावर को यूज करते हुए इसकी बॉडी को वार्म करेंगे तो ये ठीक हो सकती है, हम इसकी जान बचा सकते हैं। मिंग बिमिंग की बात सुनने के बाद मास्टर जी से कहता है मास्टर जी क्या आप इसको
बचाएंगे। मास्टर जी मिंग की बात सुनने के बाद कहते हैं, तुम तो वाकई में एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हो। मुझे पता चला कि तुम्हारे पास तो अपनी एक स्पिरिट है, ताकि तुम्हारे पास गोल्डन क्लॉक है। जिस बात की खुशी है कि मेरे डिसाइपल ने काफी कुछ अचीव किया हुआ है, और तुम्हारी स्पिरिट ने तुम्हें बताया होगा कि मेरी बॉडी के अंदर एक पावर सोर्स है जिससे हम लोग इसको बचा सकते हैं। मिंग इस बात से हैरान होता है, मास्टर जी से कहता है, क्या आपने बिमिंग को देख लिया? आपको पहले से पता था कि बिमिंग मेरे साथ है? मास्टर जी उसे कहते हैं, जब पहली बार तुम मेरे घर में आए थे उसी वक्त मैंने देख लिया था कि तुम्हारे साथ एक छोटी सी स्पिरिट भी है। मास्टर जी उसे कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी मास्टर को बचा सकता हूँ, लेकिन मेरा ये वाला जो क्लोन है ये सिर्फ 3 घंटे तक ही टिक सकता है। और इन 3 घंटों में मैं तुम्हें यहाँ से किसी ऐसी जगह पर लेकर जा सकता हूँ जहाँ तुम सेफ रह सकते हो। लेकिन अगर मैं अपनी क्लोन की सारी पावर को तुम्हारी मास्टर को बचाने पर लगा दूंगा, फिर मेरा क्लोन गायब हो जाएगा। मैं तुम्हें और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तुम्हें यहाँ पर चुनना होगा, क्या तुम अपनी जान बचाना चाहते हो या फिर अपनी मास्टर की? मिंग मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे यहाँ पर अपनी मास्टर की जान बचानी है, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी सैक्रिफाइस क्यों न देना पड़े। आप बस मेरी मास्टर की जान बचा दें। मास्टर जी उसे कहते हैं, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और साथ ही उनका क्लोन वहाँ से डेसिपेट हो जाता है और उनके क्लोन की जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी मास्टर कियांजिन की बॉडी के अंदर चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद मास्टर कियांजिन की सॉरी बॉडी बिल्कुल हील हो जाती है। मास्टर कियांजिन अपनी आँख खोलती है और कहती है, मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी जगह है? मिंग उसे कहता है, अब बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी उन वेयरवुल्फ से फाइट करते हुए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ले आया। आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मैंने आपको बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उन बाकी के सारे सोल्जर्स को मैं नहीं बचा सका। वो सारे के सारे अब तक मर चुके होंगे। मास्टर कियांजिन उसे कहती है, हाँ मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। इस तरह के स्नोई माउंटेन एरिया में इन सारे सोल्जर्स के लिए जिंदा रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उन सारे आइस वेयरवुल्फ्स के होते हुए वो सारे लोग तो अब तक मर चुके होंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुझे खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं किस तरह की लीडर हूँ। मैं एक अच्छी जनरल नहीं बन सकी, अपने सारे के सारे साथियों को वहाँ पर छोड़कर आ गई हूँ और वो सारे वहाँ पर मर गए हैं। मिंग भी अपनी मास्टर की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, मेरे पास मास्टर जी के दिए हुए क्लोन्स हैं, लेकिन वो सारे क्लोन्स ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। और अगर वहाँ पर कोई ऐसा वेयरवुल्फ हुआ जो कि मार्शल गार्ड के लेवल का हुआ, मेरा क्लोन भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा और मैं भी वहीं पर मर जाऊंगा। फिर ऐसी सिचुएशन आने पर मुझे चुनना पड़ेगा अपना या फिर मास्टर के दरमियान में। जाहिर सी बात है फिर मैं अपनी ही जान बचाऊंगा। मिस्टर कियांजिन उठकर बैठ जाती है और मिंग से कहती है, इन सारे वेयरवुल्फ्स के लिए इतना बड़ा अटैक करना पॉसिबल नहीं है, और वो भी इतनी ज्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे लगता है कि हमारे लोगों में से किसी ने उनकी हेल्प की है, यहाँ पर उन्हें कोई टिप दी है। मास्टर कियांजिन जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ये मसला बहुत ही बड़ा है। आखिर उन वेयरवुल्फ्स को हमारी मिलिट्री इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चला? कैसे पता चला कि हम लोग किस रूट से वापस जा रहे हैं? इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी जाकर दूसरे जनरल से मिलना होगा। और मास्टर कियांजिन अपनी पावर्स को यूज करते हुए मिंग को भी अपने साथ उड़ाकर ड्रैगन डायनेस्टी के जनरल्स कैंप की तरफ जाती है, जहाँ पर जनरल्स के कैंप हैं। मास्टर कियांजिन इन सारे जनरल्स के लीडर के कैंप के बाहर जाती है और जाकर गार्ड से कहती है, मैं यहाँ पर जनरल से मिलने के लिए आई हूँ। वहाँ पर खड़ा गार्ड उनसे कहता है, लेकिन जनरल तो इस वक्त मीटिंग में है, इसलिए आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त आपकी आर्मी ट्रूप्स के ऊपर जो हमला हुआ था उसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मिंग भी ये बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, ये किस किस्म का जनरल है जो हमसे मिलना नहीं चाहता? उससे भी पता है कि हम लोग मौत के हाथ से बचकर यहाँ पर आए हैं, इसे तो हमें देखने के लिए यहाँ पर जरूर आना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद जनरल टोबा अंदर से बाहर निकलते हैं और मुस्कुराते हुए से कहते हैं, जनरल वू, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे तो लगा तुम भी अपनी आर्मी के साथ मार गई हो, यहाँ पर वेयरवुल्फ्स में अपने साथ उठाकर ले गए हैं। कियांजिन उसे कहती है, जनरल मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी गैरिसन को छोड़कर तुम्हें अपने एरिया में वापस जाना चाहिए, हमारा यहाँ पर क्या काम है? जनरल टोबा शर्माते हुए आगे बढ़ते हैं और कियांजिन से कहते हैं, मैं अभी जनरल के साथ इसी बारे में बात कर रहा था। हम लोग अब आगे कौन सा मूव चलने वाले हैं, क्योंकि उन सारे वेयरवुल्फ्स ने तुम्हारे सोल्जर्स के ऊपर अचानक से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से अरे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन तुम वहाँ से कैसे भागी? मिंग जनरल टोबा से कहता है, क्या तुम्हें ये सवाल पूछने की जरूरत है? हम लोग वहाँ से भागे हैं तो इसका मतलब हमने वेयरवुल्फ्स को मारा होगा। साथ ही मिंग सोच रहा होता है, जिस तरह जो मेरी मास्टर को देख रहा है इसकी आंखों में ठग बना है, तो मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। जनरल टोबा मिंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम कौन हो? मिंग उसे कहता है, मेरा नाम जी मिंग है और मैं एक फर्स्ट लेवल का ऑफिसर हूँ। मिंग का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद जनरल टोबा जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और मिंग से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक सिर्फ फर्स्ट लेवल के ऑफिसर हो और तुम मेरे सामने अपनी जुबान खोल रहे हो, तुम जानते नहीं कि मैं कितना बड़ा जनरल हूँ। जनरल टोबा जब अपनी पावर को रिलीज करते हैं तो उनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इनको उस प्रेशर को बर्दाश्त करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को यूज कर रहा है आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ताकि आपकी मार्शल सोल को ब्रेक किया जा सके। मास्टर कियांजिन जल्दी से आगे बढ़ती है और वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और जनरल टोबा से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे एक डिसाइपल के ऊपर अपनी पावर को रिलीज करने की, ताकि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? कियांजिन को गुस्से में देखकर जनरल टोबा भी अपनी पावर्स को वापस ले लेते हैं। मिंग बेचारा भी चैन की सांस लेता है। जनरल टोबा मिंग से कहते हैं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे फर्स्ट लेवल के ऑफिसर यहाँ पर आते हैं
और हजारों की तादाद में यहाँ पर मरते हैं कि वो सारी बहुत वीक होती है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहूँ तो कोई तुम्हें यहाँ पर बचा सकता है? मिंग भी आगे से हंसते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे मार सकते हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक मार्शल आर्ट्स का वॉरियर हूँ। अगर तुम्हारा लेवल भी मेरे जितना होता तो अब तक मैं तुम्हें कितनी ही बार मार चुका होता। जरा सोचो अगर मैं सुप्रीम लेवल पर चला जाता हूँ तो उसके बाद तुम तो मेरा एक पंच भी नहीं खा पाओगे। जनरल टोबा अपनी बेइज्जती को फील करने के बाद जल्दी से अपने हाथ पर पावर को रिलीज करते हैं और मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि उसी वक्त मास्टर क्यानजिन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने लगती है। इसी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। उनके हेड जनरल अंदर से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों पागल तो नहीं होगे? अपने हेड जनरल के ऑफिस के सामने तुम दोनों किस तरह का बिहेव कर रहे हो? वो दोनों ही हेड जनरल को वहाँ पर देखकर शांत हो जाती है। हेड जनरल उन दोनों से कहते हैं, तुम्हारे ऑर्डर्स बिल्कुल साफ हैं। अब तुम दोनों जाओ और जाकर अपने सारे सोल्जर्स की लाशों को वापस उठा कर लाओ और उसके बाद अपने सारे के सारे ट्रूप्स को लो और बाकी के दोनों जनरल्स को भी साथ लो। जाकर वेयरवुल्व्स के क्लैन के ऊपर अटैक करो, उनका सभी का खात्मा कर दो। पर हम उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाले। साथ ही हेड जनरल अपने पास एक टोकन निकालते हैं और जनरल टोबा को देते हुए कहते हैं, जनरल टोबा तुम्हें बाकी के तीनों जनरल्स का लीडर बनाता हूँ। इस आर्मी के मिशन को तुम लीड करोगे। जनरल टोबा उस टोकन को लेने के बाद जनरल क्यानजिन से कहते हैं, क्यानजिन तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जबकि मास्टर क्यानजिन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और सोच रही होती है, क्या मुझे वाकई में जनरल टोबा के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा? मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन साथ ही जनरल क्यानजिन मिंग की तरफ देखती है और उसे कहती है, मिंग मैं तुम्हें ऑर्डर्स दे रही हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर आर्मी में लेकर आई थी। मैं ही तुम्हारी जनरल हूँ। मेरे ऑर्डर्स ये है कि तुम्हें डिसमिस किया जाता है। तुम आज के बाद हमारी आर्मी का हिस्सा नहीं हो, इसलिए यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ। मिंग भी अपनी मास्टर की ये वाली बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 182 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर क्यानजिन मिंग से कहती है, मिंग मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से आजाद करती हूँ। तुम यहाँ से जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर चली जाओ। क्योंकि मास्टर क्यानजिन को पता है कि जनरल टोबा उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं करने वाले। जनरल टोबा को क्योंकि हेड जनरल ने एक टोकन दे दिया है जिसकी मदद से वो सारे के सारे जनरल्स को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें ऑर्डर्स दे सकता है। इसी वजह से मास्टर क्यानजिन चाहती है मिंग यहाँ से दूर चला जाए और जनरल टोबा उसे सजा न दे सके। मिंग उनके बात को समझ जाता है लेकिन उनसे कहता है, मास्टर मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जहाँ पर आप जाएंगी मैं आपके साथ जाऊंगा। यहाँ से भागने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। मास्टर क्यानजिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, कहीं ये लड़का बेवकूफ तो नहीं है। मैंने इसे इतना भी नासमझ नहीं समझा क्योंकि ये मेरा डिसाइपल है। लगता है कि इसे इस बात का अच्छी तरह से पता है कि मैं इसे यहाँ से जाने का क्यों कह रही हूँ। लेकिन अब जबकि इसने फैसला कर ही लिया है तो फिर ठीक है, इसे यहीं पर रहने देती है। अगर ये मुझे बचा सकता है तो मुझे लगता है कि ये बैटल फील्ड पर अपने आप को भी बचा सकता है। नेक्स्ट सीन में इन सारी आर्मी की तरफ दिखाया जाता है। जनरल टोबा सबसे आगे होते हैं जबकि तीनों जनरल्स उनके पीछे होते हैं और उनके पीछे उनकी सारी आर्मी होती है। यहाँ पर हमारा मिंग अकेला अपनी जनरल वू के साथ है कि बाकी के सारे सोल्जर पीछे चल रहे हैं। ये दूसरे दोनों जनरल्स, एक का नाम डिंगशान होता है जबकि दूसरे का नाम शेनवू होता है। डिंगशान दूसरे से कहता है, हेड जनरल ने भी इसको हमारा लीडर बना दिया है। ये बहुत ही नैरो माइंडेड है और ये कभी भी मैं क्रेडिट नहीं लेने देगा, चाहे कि हम लोग अपने सोल्जर्स के साथ इसकी मदद भी क्यों न कर लें। ये सारे का सारा क्रेडिट अपने लिए रखेगा। शेनवू से कहता है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके पास टोकन है, हमें इसको फॉलो करना ही पड़ेगा वरना हमें मिलिट्री के कानून को तोड़ने पर सजा दी जा सकती है। मास्टर क्यानजिन मिंग की तरफ देखती हैं और टेलीपैथी को यूज करते हुए मिंग से कहती है, मिंग तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा क्योंकि तुमने इसको प्रोवोक किया था। इसी वजह से टोबा काफी ज्यादा गुस्से में होगा और हो सकता है कि वो तुमसे किसी तरीके से बदला ले। मिंग अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इसने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं इसकी जान लेने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मास्टर क्यानजिन उसकी बात सुनने के बाद कहती है, आजकल के यंग लड़के इनका खून बहुत ज्यादा गर्म है। इसकी बातें तो सुनो, ये सिर्फ एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स का वॉरियर है। एक जनरल टोबा जो कि मार्शल आर्ट सेंट है उसे मारने की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अपने सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर्स को इसके साथ लगाना होगा ताकि वो इसे प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जनरल टोबा भी उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। जनरल टोबा सोच रहा होता है, इस तरह ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये टेलीपैथी को यूज करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ पर होते हुए आपस में इस तरह गप्पे लगाने की। जनरल टोबा को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। वो जल्दी से अपना टोकन बाहर निकालता है और हवा में करते हुए मिंग से कहता है, फर्स्ट लेवल ऑफिसर मिंग तुम्हारे लिए ऑर्डर्स हैं। मिंग उसे कहता है, चेस जनरल मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ऑर्डर्स दे। जनरल टोबा मिंग से कहती है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रास्ते को जाकर स्काउट करो। यहाँ से सामने 3000 किलोमीटर तक जाना है और सामने जो कुछ भी हो वो सभी कुछ वापस आकर रिपोर्ट करना है। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है। अगर आधे घंटे में तुम वापस नहीं आओगे इसका मतलब ये होगा कि तुमने मेरे ऑर्डर्स को तोड़ा है, जिसकी वजह से तुम्हें मिलिट्री रूल्स के मुताबिक सजाए मौत दी जाएगी। डायरेक्टली सजाए मौत दी जाएगी। राइटर ने भी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लंबी छोड़ दी है। मास्टर क्यानजिन चिल्लाकर
उसे कहती है, टोबा ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो साफ साफ इस बच्चे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। मिंग अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं अभी जाता हूँ और रास्ता ढूंढकर वापस आता हूँ। और मिंग शू करके वहाँ से गायब हो जाता है। अपने फ्लैश टाइप को यूज करते हुए मिंग बड़ी स्पीड के साथ सामने की तरफ चला जाता है। क्योंकि मिंग के वहाँ से चले जाने के बाद जनरल टोबा सोच रहा होता है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स का वॉरियर है, चाहे इसके पास कोई सी भी फुटवर्क टेक्निक क्यों ना हो या फिर इसके पास कोई एस्केप एम्यूलेट क्यों ना हो, यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। आधे घंटे के अंदर 3000 किलोमीटर का सफर तय करके वापस आना है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इस लड़के का खेल तो यहाँ पर खत्म हो चुका है, क्योंकि ये लड़का लेट वापस आएगा और इसके आते ही मिलिट्री रूल्स को तोड़ने पर इसे सजाएं मौत दी जाएगी और इस लड़के को मैं अपने हाथों से मारूंगा। मास्टर कियानजिन बेचारी काफी ज्यादा उदास होती है और कहती है, ये लड़का मेरी सुनता क्यों नहीं, मैंने इसे पहले ही कहा था कि यहाँ से चला जाए। अब जबकि इसने ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहाँ पर जाने का फैसला किया है, अगर ये 3000 किलोमीटर का सफर आधे घंटे में पूरा नहीं कर सका, इसका मतलब है इसने मिलिट्री रूल को तोड़ा है, तो इसे सजा दी जाएगी। अगर इसकी जान भी ले ली जाती है तो भी मैं जनरल टोबा से इसको नहीं बचा पाऊंगी। वो दोनों यहीं पर अभी सोच ही रहे होते हैं कि उसी वक्त मिंग वहाँ पर उन दोनों के सामने वापस आ जाता है। जनरल टोबा बेचारे का तो मुंह खुले का खुला रह जाता है, क्योंकि अभी तक उसे यहाँ से गए हुए ज्यादा मिनट भी नहीं हुए। जनरल टोबा चिल्लाकर उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पर स्काउट करने के लिए भेजा था, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हो? लगता है कि तुमने मुझे सीरियसली नहीं लिया। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि ये एक मिलिट्री ऑर्डर है। मास्टर कियानजिन भी अपने सर पे हाथ रख लेती है और कहती है, अब इस बच्चे का मैं क्या करूँ, ये तो बस थोड़े से टाइम में वापस आ गया है। जनरल टोबा भी जल्दी से अपने हाथ पर अपनी पावर को रिलीज करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में तो मिंग को मारने की खुजली हो रही है। वो मिंग से कहते हैं, तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, तुमने हमारी अजूरे ड्रैगन एकेडमी के रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए तुम्हें मिलिट्री के कानून के मुताबिक मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ और मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ और आगे से तुम मुझे कुछ कह भी नहीं सकते। मिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि किसी की स्पीड का इतना ज्यादा होना ये भी मिलिट्री के रूल्स के खिलाफ है और इसके लिए भी सजाएं मौत दी जा सकती है। इसमें मेरा क्या कसूर है कि तुम्हें 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आधे घंटे का टाइम लगता है, मैं बस तुमसे ज्यादा फास्ट हूँ। क्या तुम में से किसी ने देखा है मुझे यहाँ पर रूल्स को तोड़ते हुए? तुम लोगों ने मुझे वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए भेजा था कि स्काउट करके आऊँ कि सामने क्या है, और मैं अपना काम पूरा करके वापस आ गया हूँ। जनरल टोबा चिल्लाकर उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, अभी तो 15 मिनट भी पूरे नहीं हुए। 15 मिनट में तुम्हारे जैसा मार्शल आर्ट्स का वॉरियर 3000 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर सकता। मिंग जल्दी से अपने पास से कुछ टेलिस्मन्स निकालता है और जनरल टोबा से कहता है, जनरल टोबा आप इतने समझदार हैं, मुझे तो लगा था कि आपने इन टेलिस्मन्स के बारे में सुना होगा। इनको वानली टेलिस्मन्स कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको आसपास के इलाकों में जाना चाहिए ताकि आपको इन सारे टेलिस्मन्स के बारे में पता चल सके। जनरल टोबा काफी गुस्से में होते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं, वानली टेलिस्मन के बारे में मैंने सुना है कि ये बहुत ही पावरफुल टेलिस्मन है जो कि किसी की भी स्पीड को 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये वाला एक टेलिस्मन 10,000 मार्शल कॉइन का है। जैसे एक छोटे से मार्शल आर्ट्स वॉरियर के पास इस तरह के टेलिस्मन्स कहाँ से आए? और न सिर्फ इसके पास एक टेलिस्मन से ज्यादा है, बल्कि ये सारों को मेरे सामने ही जला रहा है। मिंग उन सारे टेलिस्मन्स को आग लगाकर जला देता है, क्योंकि मिंग उन सारे टेलिस्मन्स को खुद बना सकता है, इसलिए उसके सामने इनकी औकात कुछ भी नहीं है। मिंग के मास्टर से कहती है, मिंग हमें आगे की सिचुएशन बताओ, क्योंकि तुमने सामने के एरिया को स्काउट किया है, हमें ये बताओ कि आगे की सिचुएशन क्या है। मिंग अपनी मास्टर से कहता है, वहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर तय करने पर वहाँ पर एक वैली है जो कि बहुत ज्यादा वार्म है। वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, कि वहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्व्स के बच्चे भी हैं जो कि वहाँ पर खेल रहे हैं और शिकार करना सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी मैं जिस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ वो आइस वेयरवुल्व्स का हंटिंग ग्राउंड है और वो लोग वहाँ पर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाते हैं। टोबाशी मिंग की बात सुनने के बाद कहता है, लगता है कि उन्होंने अपने हंटिंग ग्राउंड को इतना ज्यादा सिक्योर नहीं बनाया हुआ जो ये लड़का वहाँ पर उसे देखकर आ गया है। चलो जल्दी से अपनी स्पीड को बढ़ाओ, हम लोग जाकर उनके हंटिंग ग्राउंड के ऊपर उनका शिकार करेंगे और उन सभी को रात होने से पहले मारेंगे। और साथ ही टोबा सोच रहा होता है, एक बार हम लोग उनके हंटिंग ग्राउंड को तबाह कर दें, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उसके बाद एम्परर किंगलोंग मुझे तरक्की देंगे, मेरी पोजीशन पहले से भी ज्यादा हाई हो जाएगी, उसके बाद मैं इस कीड़े को मस लूंगा। मिंग अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे एक बात का शक है, मुझे नहीं लगता कि स्नो वेयरवुल्व्स इतने बड़े बेवकूफ हैं कि वो लोग अपने हंटिंग ग्राउंड के 8 की पावरफुल वेयरवुल्व्स को स्काउट करने के लिए नहीं रखेंगे या फिर उनको गार्ड करने के लिए। उनका हंटिंग ग्राउंड उनके लिए इतना ज्यादा स्पेशल है, तो फिर वहाँ पर बहुत ही पावरफुल वेयरवुल्व्स को गार्ड करने के लिए होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मास्टर कियानजिन उसे कहती है, पिछले 10,000 सालों से हमारी किंगलोंग डायनेस्टी की आर्मी उनके हंटिंग ग्राउंड पर नहीं गई उन पर अटैक करने के लिए। मुझे लगता है कि वो लोग इतने ज्यादा इजी हैं, मुझे लगता है कि हम लोग उनके हंटिंग ग्राउंड पर अटैक नहीं करेंगे, इसी वजह से उन्होंने अपने सोल्जर्स को वहाँ पर नहीं रखा हुआ। मिंग अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर अगर हम लोग उनके हंटिंग ग्राउंड के ऊपर जाकर अटैक करेंगे तो इसका मतलब है बहुत सारे वेयरवुल्व्स को खाना नहीं मिलेगा, इसकी वजह से वो लोग हमारे साउथ एरिया की तरफ आकर अटैक करेंगे, हमारे इस किंगलोंग डायनेस्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसी वजह से शायद पहले भी एम्परर किंगलोंग ने हंटिंग ग्राउंड के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी उन्हें जनरल टोबा के ऑर्डर्स को फॉलो करना है और वो सारे के सारे उस वैली की तरफ चले जाते
जाते हैं जहाँ पर उन सारे वेयरवुल्व्स का हंटिंग ग्राउंड है। हंटिंग ग्राउंड का सीन तो राइटर ने कुछ बहुत ही अजीब सा बना दिया है। यहाँ पर वाकई में कुछ वेयरवुल्व्स के बच्चे हैं जो कि उस ग्राउंड के अंदर इधर उधर भाग रहे हैं और साथ ही वो ला ला करके गाने भी गा रहे हैं कि वहीं पर दो बड़े वुल्व्स भी बैठे हैं जिन्होंने ऊपर चोगे पहने हुए हैं। उनके सामने बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। जनरल टोपा वहाँ पर वैली में आते ही अपने सोल्जर से कहता है, यहाँ पर जितने भी वेयरवुल्व्स हैं सभी को मार डालो, इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसको भी मार दो। और सारी आर्मी भागती हुई उस वैली के अंदर आ जाती है और वहाँ पर वो सारे जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। वो सारे पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं जबकि एक सोल्जर आगे बढ़ता है और उनमें से एक वुल्फ की बॉडी के अपनी तलवार को आर पार कर देता है। लेकिन जैसे उसकी तलवार उसकी बॉडी के आर पार होती है वो वुल्फ आगे से हंसना शुरू कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। सोल्जर कहता है ये तो सिर्फ एक शैडो क्लोन है। इसी वक्त बाकी के सोल्जर भी भागते हुए आती है और जनरल टोपा से कहते हैं, जनरल टोपा यहाँ पर जितने भी वेयरवुल्व्स हैं वो सारे की सारी इल्यूजन्स हैं, सारे रियल नहीं है। वो लोग अभी वहीं पर खड़े होते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे पिलर्स निकलते हैं और उन पिलर्स के ऊपर से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से एक बड़ी सी फॉर्मेशन बन जाती है और वो सारे लोग उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। उन सभी के अंदर ट्रैप होने के बाद एनर्जी से बने हुए 3 बड़े बड़े वेयरवुल्व्स निकलते हैं जो कि उन्हीं के साथ उस ट्रैप के अंदर होते हैं, जबकि उनके साथ कुछ छोटे वेयरवुल्व्स भी होते हैं। जनरल टोपा चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है, जल्दी से वापस चलो। उनके सोल्जर वापस जाने का नाम सुनते ही पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं और जैसे वो जाकर फॉर्मेशन से बाहर निकलने लगती हैं कि हाथ फॉर्मेशन के साथ टच होती हैं और उनकी बॉडी के अंदर से उनकी सारी एनर्जी निकल जाती है और वो ज़ॉम्बीज बनकर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। असर कियानजिन कहती है तो वुल्फ क्लैन वालों की साइरस किलिंग फॉर्मेशन है, इसलिए हम लोग इसको टच करेंगे हमारी बॉडी के अंदर से सारे का सारा ब्लड ड्रेन हो जाएगा और इस फॉर्मेशन की पावर पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। जो भी सोल्जर इसको टच करेगा वो इसे टच करते ही मर जाएगा। जब ये फॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगी तो इस फॉर्मेशन के मुकम्मल होने के बाद मार्शल आर्ट सेंट लेवल का बंदा भी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। एनर्जी के बने हुए 3 बड़े वेयरवुल्फ इस फॉर्मेशन के अंदर है, वो अपना पाँव उठाकर उन सारे सोल्जर्स के ऊपर रख रही होती है, जबकि जनरल टोपा अपने साथियों से कह रही होती है, सभी लोग भागना बंद करो और यहाँ पर रहो और एक फॉर्मेशन बनाओ। जनरल टोपा के ऑर्डर सुनने के बाद वो सारे सोल्जर भागते हुए एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और फिर से अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिससे एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन बनता है। उनके पास सिर्फ एनर्जी से बना हुआ एक ड्रैगन है, जबकि दूसरी तरफ 3 वेयरवुल्व्स हैं। वो तीनों ही वेयरवुल्व्स उनके ड्रैगन को पकड़ लेते हैं। उन वेयरवुल्व्स के ड्रैगन को पकड़ लेने के बाद उन सोल्जर्स की तरफ भी दिखाते हैं जिन्होंने अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इस ड्रैगन को बनाया है, उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 183 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। इवेंट सीकर की एपिसोड 184 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जनरल टोपा अपनी आर्मी को लेकर वेयरवुल्व्स के हंटिंग ग्राउंड के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो एक ट्रैप होता है। उनके इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन ओपन होती है और उनके सारे सोल्जर उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जनरल टोपा अपने सारे सोल्जर से कहते हैं जल्दी से मिलिट्री फॉर्मेशन बनाओ और वो सारे मिलिट्री फॉर्मेशन बना लेते हैं और एनर्जी से बना हुआ एक ड्रैगन बनाते हैं। फिर उसी फॉर्मेशन के अंदर एनर्जी से बने हुए 3 बड़े वेयरवुल्व्स भी हैं। उस बड़े ड्रैगन को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके सोल्जर्स अपनी फॉर्मेशन के बने हुए ड्रैगन को कंट्रोल करने में भी ज्यादा मुश्किल फेस कर रहे होते हैं। डिंगशान कहता है जनरल टोपा बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसे लगता है कि हम इन सभी को संभाल सकते हैं। इसके पास काफी सारे सोल्जर है, इसकी आर्मी क्योंकि बड़ी है इसलिए इसके पास सभी के लिए काफी ज्यादा पावर है। जैसे जैसे कि इसके सोल्जर मरते जाएंगे या फिर वो वीक होते जाएंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये सारे एक बैकलैश को फील करेंगे। इसके बाद इनके पास एनर्जी नहीं बचेगी इन वेयरवुल्व्स का मुकाबला करने के लिए और ये सारे मरेंगे और साथ में हमें भी मरवाएंगे। जैनू उसे कहता, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह की डेस्परेट सिचुएशन में हमें यहाँ पर इर्द गिर्द फैल जाना चाहिए और इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करना चाहिए। आगे यहाँ पर इकट्ठे होकर फॉर्मेशन बनाकर अपनी पावर को कंसंट्रेट करना चाहिए। इस तरह तो हम बहुत ही जल्दी अपनी पावर्स को जाया कर देंगे और बहुत ही जल्दी मारे जाएंगे। मिंग की तरफ दिखाते हैं, वो उस फॉर्मेशन वाले पिलर के सामने खड़ा होता है जबकि उसकी मास्टर से कहती है, मिंग मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। अगर तुम उसी वक्त मेरी बात मान लेते तो तुम इस वक्त इस सिचुएशन में ना फंसे होते। कि मिंग ने अपनी टाइशी डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट किया होता है और उस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। मिंग उस सारी फॉर्मेशन को समझ लेने के बाद अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर अगर आप इस फॉर्मेशन को तोड़ देती हैं, क्या आपको इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे? क्या आपकी आर्मी की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी? उसकी मास्टर उसे कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है। ठीक है, लिए हम लोग इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हैं और हमारे बहुत सारे सोल्जर यहाँ पर मरने वाले हैं। अगर हम इस फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं तो इससे मुझे काफी सारे मेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर
हम लोग इस पूरे हंटिंग ग्राउंड के ऊपर जितने भी वुल्व्स हैं उन सभी को मार देते हैं और इस हंटिंग ग्राउंड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, इससे हमें और भी ज्यादा मेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिससे हमारी पोजीशन हायर हो जाएगी। जनरल टोबा इसीलिए तो हम तीनों चैनल्स को यहाँ पर लीड करके लाया है। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ पर हंटिंग ग्राउंड पर कब्जा कर लेगा, चाहे हम तीनों ने उसकी मदद ही क्यों ना की हो, उसे बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे और उसकी पोजीशन हमसे हायर हो जाएगी। मिंग अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर मेरे पास इस फॉर्मेशन को तोड़ने का एक रास्ता है, मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सारा क्रेडिट टोबा के पास चला जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालें और टोबा के हाथ से मिलिट्री का टोकन ले ले कि ये सारा क्रेडिट आपको मिल सके। तो क्यानजिंग उसे कहती है, क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम इसको तोड़ सकते हो? मिंग अपनी मास्टर से कहता है, ऐसी मौके पर मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ जबकि मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। मिंग के मास्टर क्यानजिन उसकी बात सुनने के बाद बाकी के दोनों जनरल से टेलीपैथी से बात करती है और उनसे कहती है, प्लीज मेरी बात सुनो और इस सब में मेरा साथ दो, वरना हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। दूसरी तरफ जनरल टोबा की तरफ भी दिखाते हैं। जनरल टोबा अभी भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। वो उन वेयरवुल्व्स को मार रहे होते हैं लेकिन काफी ज्यादा थके हुए होते हैं। वो अपनी एनर्जी से बने ड्रैगन की तरफ देखते हैं। काफी सारे वेयरवुल्व्स उनके ड्रैगन के साथ लिपटे होते हैं। जनरल टोबा कहते हैं, हमारी फॉर्मेशन की पावर तो सिर्फ आधा घंटा ही चल सकती है, उसके बाद हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। हमें जल्दी से कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी यहीं पर इन सभी सोल्जर्स के साथ मरने वाला हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर नहीं मरना। जनरल शेनहू जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जनरल टोबा से कहते हैं, टोबा ये देखो तुमने क्या कर दिया, तुम हम सभी को यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर ले आए हो, तुमने हमें एक ट्रैप के अंदर फंसा दिया है। अगर हम लोग यहाँ से जिंदा वापस जाते हैं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। जनरल टोबा उसे कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम भी तो मेरे साथ ही थे, क्या तुमने इस ट्रैप को नहीं देखा? अगर तुम्हें इस तरह का कोई मौका मिलता दुश्मन के हंटिंग ग्राउंड को बर्बाद करने का और मेरिट पॉइंट्स को हासिल करने का, तुम भी ऐसा ही करते, सारी आर्मी को लेकर यहाँ पर आ जाते। मैं कोई तुमसे अलग नहीं हूँ। डिंग शान उसे कहता है, टोबा तुम्हें इस बात का पता है कि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है और ना ही तुम्हारे पास एबिलिटीज है आर्मी के इन सारे सोल्जर्स को लीड करने की, ये हम लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिंग शान उसे कहता है, हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारे पास जो टोकन है वो टोकन तुम जनरल वू को दे दो, वो हमें कमांड करेगी, वही हमें बताएगी कि हमें इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। जनरल टोबा हंसते हुए उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग इस फॉर्मेशन को तोड़कर तुम्हें यहाँ से बचा सकते हैं? यहाँ तक एक मार्शल आर्ट्स का सेठ भी इसको नहीं तोड़ सकता, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर लेगी? शेनहू से कहता है, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम देखना चाहते हो कि हम इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ेंगे तो जल्दी से वो टोकन हमारे हवाले करो। जनरल टोबा भी उनके साथ ज्यादा बहस नहीं करता क्योंकि उसे भी पता है कि वो यहाँ पर मर सकता है। वो जल्दी से अपना टोकन निकालता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो फिर ठीक है, ये लो टोकन, इससे तुम आर्मी को लीड करोगी। जनरल टोबा सोच रहा होता है, यहाँ पर मेरी जान से कीमती कुछ भी नहीं है, अगर मैं बच सकता हूँ तो फिर ठीक है। क्यानजिन को ही अपना जनरल मान लेते हैं। मास्टर क्यानजिन अपने हाथ में टोकन को पकड़ते ही वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होती हैं उन सभी से कहती है, जितने भी यहाँ पर सोल्जर्स हैं और जितने भी जनरल्स हैं उन सभी से मैं कहती हूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। फर्स्ट लेवल का ऑफिसर मिंग के पास एक रास्ता है, वो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। मैं चाहती हूँ कि आपसे वो जो भी तुम्हें ऑर्डर्स देगा तुम लोग उनको फॉलो करोगे और जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे ही करना। में से जो भी उसकी बात को नहीं मानेगा उसके ऊपर मिलिट्री के कानून नाफिज होंगे, उसे मिलिट्री लॉ के मुताबिक सजा दी जाएगी। वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारी ये बात सुनने के बाद कहते हैं, यस सर, हम लोग इसकी ऑर्डर्स मानेंगे, इसे जो भी चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। जनरल टोबा मिंग से कहते हैं, चलो अब जल्दी से बताओ हमें क्या करना है और तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, कैसे फॉर्मेशन को तोड़ोगे? मिंग उन सभी से कहता है, इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए 9 ऐसे मार्शल आर्टिस्ट चाहिए जो कि अपनी मार्शल आर्ट्स के गुरु राम में हों। ये सारे 9 लोग फॉर्मेशन की प्रोटेक्शन को ब्रेक करेंगे कि मैं उसी वक्त अपनी एंटी एरे फॉर्मेशन को अपने मटेरियल्स को यूज करते हुए बनाऊंगा, तो इस फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा। मिंग उन सब से कहता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल पर सिर्फ 4 ही जनरल्स हैं, चारों के अलावा अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमें 9 लोगों की जरूरत है। क्या आपके पास आपके पपेट्स हैं कि मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल के या फिर सुप्रीम लेवल के हों? डिंग शेन अपने पास से एक पपेट निकालता है और उसे कहता है, मेरे पपेट की पावर मार्शल आर्ट सेठ और मार्शल आर्ट सुप्रीम के लेवल के दरमियान में है, यानी तुम इसको यूज कर सकते हो या नहीं? जनरल शेनहू अपने पास से 2 टेलिस्मन चार्म्स निकालता और कहता है, मेरे पास भी 2 टेलिस्मन चार्म्स वाले 2 पपेट्स हैं, दोनों की पावर्स भी सेम है, इनकी पावर्स आधे घंटे तक रहेंगी, क्या इनको यूज किया जा सकता है? मिंग उनसे कहता है, हाँ हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास सिर्फ 7 लोग हुए हैं, हमें अभी भी 2 पपेट्स की जरूरत है। क्यानजिन उसे कहती है, मेरे पास तो कोई भी पपेट नहीं है, मैं इस तरह की चीजें अपने पास रखती ही नहीं हूँ। जनरल टोबा भी उसे कहते हैं, मेरे पास भी इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये बात सुनते ही जनरल डिंग शेन और शेनहू दोनों ही चिल्लाकर उसे कहते हैं, टोबा किस किस्म की बकवास है, तुम यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहे हो? हमें पता है कि तुम्हारे पास सेंट लेवल के 2 पपेट्स हैं, चलो जल्दी से उनको बाहर निकालो, तुम्हारी वजह से हमें यहाँ पर मरना नहीं है, सभी यहाँ पर मरने वाले हैं और तुम अपना खजाना छुपाने की कोशिश कर रहे हो, चलो जल्दी से बाहर निकालो। जनरल टोबा के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो अपने पास से अपने दोनों पपेट्स निकाल लेती है। सीन एम्परर किंगलोंग के दरबार का दिखाया जाता है। एम्परर किंगलोंग अपनी चेयर पर बैठी होती है, जब उनके पास न्यूज आती है तो वह काफी गुस्सा हो जाती है। वो अपनी सोल्जर से कहती हैं, इन स्नो
वेयरवुल्व्स की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो लोग हमारे इलाके में घुस आए और हमारी आर्मी के काफी सारे सोल्जर्स को भी मार डाला। एम्परर किंग लॉन्ग कहते हैं वैसे तो हमारे 4 जनरल जो कि वहाँ पर हैं वो अपनी आर्मी को लेकर उनके हंटिंग ग्राउंड पर उनको तबाह करने के लिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उन सभी को मार पाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ काफी नहीं है। एम्परर किंग लॉन्ग अपने एडमिरल जिसका नाम जेनसियान होता है उसे कहते हैं मैं तुम्हें मिलिट्री ऑर्डर्स दे रहा हूँ। एम्परर किंग लॉन्ग उसे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मिलिट्री आर्मी को लेकर वहाँ पर जाओ। वहाँ पर जाने के बाद मुझे कोई भी स्नो वेयरवुल्फ जिंदा नहीं चाहिए, उन सभी को मार डालो। तुम अपने साथ रेड ड्रैगन गार्ड, पर्पल ड्रैगन गार्ड्स की आर्मी को भी अपने साथ लेकर जा सकती हो। तुम उन दोनों को भी ऑर्डर दे सकती हो। अपने पास से एक टोकन निकालते हैं और एडमिरल को दे देते हैं। एडमिरल जेनसियान के पास पावर आ चुकी है, वो अपने सोल्जर्स को लेते हैं और वहाँ से नॉर्थ वेस्ट एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं उन स्नो वेयरवुल्व्स को मारने के लिए। जबकि एडमिरल के वहाँ से जाने के बाद काफी सारे मंत्री वहाँ पर खड़े होते हैं और वो इसी बारे में बात कर रही होती है। पिछले 10,000 साल से हमारे सोल्जर स्नो वेयरवुल्व्स के साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि एम्परर किंग लॉन्ग ने एडमिरल को वहाँ पर भेज दिया है तो वहाँ पर कोई भी स्नो वेयरवुल्फ नहीं बचेगा। ना सिर्फ स्नो वेयरवुल्फ बल्कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो सभी चीजों को मार डालता है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल और जालिम है। एक सीन फिर से बैटलफील्ड का दिखाया जाता है। मिंग जनरल टोबा के हाथ से वो दोनों पपेट्स ले लेता है और कहता है आज पहली बार मैं सेंट लेवल के 2 पपेट्स को अपने हाथ में पकड़ रहा हूँ। क्योंकि जनरल टोबा उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं मुझे बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मिंग उन दोनों पपेट्स को मास्टर कियानजिन को दे देता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स के साथ इन दोनों को एक्टिवेट करो। मिंग कहता है हमारे पास अब बंदे तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुझे काफी सारे मटेरियल्स की जरूरत होगी अपनी एंटी फार्मेशन को बनाने के लिए। इस फार्मेशन को तोड़ने के लिए मुझे एक फार्मेशन बनानी है। साथ ही मिंग काफी सारे मटेरियल्स का नाम लेता है। जनरल टोबा सारे मटेरियल्स का नाम सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये जितने भी मटेरियल्स के नाम ले रहा है वो सारे मेरे पास हैं। मास्टर कियानजिन मिंग से कहती है मिंग तुमने जितने भी मटेरियल्स के नाम बताए हैं ये सारे के सारे बहुत ही स्पेशल लग रहे हैं, हम में से तो किसी के पास भी इस तरह के मटेरियल्स नहीं है। बाकी के दोनों जनरल्स भी उसे कहते हैं हमने भी कभी इन मटेरियल्स का नाम नहीं सुना, लगता है कि इस तरह के मटेरियल सिर्फ गोल्डन फैमिली के हीयर्स के पास ही हो सकते हैं। मिंग जनरल टोबा की तरफ देखता है और कहता है जनरल टोबा मैंने सुना है कि आप भी एक गोल्डन फैमिली से हैं। अगर आप एक गोल्डन फैमिली के यंग मास्टर हैं तो इस तरह के मटेरियल्स आपके पास होना तो एक आम सी बात है। जनरल टोबा उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देते, वो अपने मटेरियल्स को बचाना चाह रहे हैं। जबकि वो दोनों जनरल फिर से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम कर क्या रहे हो, अगर तुम्हारे पास मटेरियल्स हैं तो जल्दी से बाहर निकालो। क्या तुम चाहते हो कि हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ मर जाएं? तो वैसे भी अगर तुम सारे मटेरियल्स को नहीं निकालोगे तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तो मरने के बाद तुम्हारे मटेरियल्स का क्या होगा, तुम उन्हें कौन सा अपने साथ कब्र में ले जाओगे। जनरल टोबा उन दोनों की बातें सुनने के बाद अपनी रिंग निकालते हैं और कहते हैं अब जबकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और हमें अपनी जान बचानी है, इसीलिए मैं अपनी रिंग तुम्हें दे रहा हूँ, मेरे सारे मटेरियल्स को संभल कर इस्तेमाल करना। जनरल टोबा उसे कहते हैं लेकिन मेरे पास अभी भी मटेरियल्स में से 2 चीजें कम है, मेरे पास सुपर फ्लॉस स्काई गार्ड और स्नो सिल्क का पेयर भी नहीं है। मिंग उसकी रिंग लेने के बाद जनरल टोबा से कहता है क्या वाकई में तुम सच कह रही हो कि तुम्हारे पास ये दोनों चीजें नहीं है? जनरल टोबा उसे कहते हैं हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम रिंग के अंदर देख सकती हो, मेरे पास नहीं है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद आहिस्ता से कहता है मैंने सुना है जनरल टोबा के पास जो स्पेशल आर्मर है वो एक बहुत ही स्पेशल आर्मर है कि हेड जनरल ने जनरल टोबा को दिया है अपनी जान बचाने के लिए, और मैंने सुना है कि इसके अंदर सुपर फ्लॉस स्काई गार्ड का टुकड़ा लगा हुआ है जो कि इसको पावर देता है। इनके पास इतनी बात का कहना था कि दोनों जनरल उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं हाँ हम लोग इस बारे में भूल ही गए थे, जनरल टोबा ने जो आर्मर पहना हुआ है उसके अंदर एक मटेरियल लगा हुआ है, हमें वो मटेरियल चाहिए। जनरल टोबा उनकी बातें सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं नहीं मैं अपना आर्मर तुम लोगों को नहीं दूंगा, ये एक लाइफ सेविंग आर्मर है, अगर तुम इसके अंदर से उस टुकड़े को निकाल लोगे तो फिर ये तो बिल्कुल एक मेटल का आर्मर रह जाएगा, मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा इतने सारे वेयरवुल्व्स के होते हुए। वो दोनों जनरल चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अगर हम लोग इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएंगे फिर हम लोग यहाँ से जिंदा ही नहीं बच पाएंगे, तो फिर तुम्हारे इस आर्मर का फायदा ही क्या है? चलो जल्दी करो, इस आर्मर को उतार कर हमें दे दो ताकि हम इसके अंदर से उस टुकड़े को निकाल सके जो कि हमारे काम आएगा। आगे बढ़कर उसके आर्मर को उतारना शुरू कर देते हैं। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 184 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग और बाकी के सभी लोग एक फार्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, जबकि मिंग उनसे कहता है मैं इस फार्मेशन को तोड़ सकता हूँ, लेकिन इस फार्मेशन को तोड़ने के लिए मुझे कुछ मटेरियल्स की जरूरत होगी जिससे मैं अपनी एक फार्मेशन बनाऊंगा। और मिंग जानबूझकर उन्हीं सारे मटेरियल्स के नाम लेता है जो सारे मटेरियल्स जनरल टोबा के पास मौजूद है। जनरल टोबा अपनी रिंग मिंग को दे देता है और उसके अंदर जितने मटेरियल्स होते हैं वो मिंग यूज कर सकता है, लेकिन जनरल टोबा उसे कहता है मेरे पास अभी भी 2 मटेरियल्स नहीं है। मिंग हल्की सी आवाज में कहता है इसके आर्मर के अंदर एक मटेरियल
मटेरियल मौजूद है। दोनों जनरल उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं और जनरल टोबा से कहते हैं चलो जल्दी करो, अपना आर्मर उतार कर हमें दो। हमें पता है कि इसके अंदर वो चीज है जो हमें चाहिए। जनरल टोबा उनसे कहते हैं अगर मैं अपना आर्मर तुम्हें दे दूंगा तो फिर यहाँ पर ये वेयरवुल्व्स मुझे मार डालेंगे, ये एक लाइफ सेविंग आर्मर है। वो दोनों जनरल उसे कहते हैं अगर हम लोगों ने अपनी फॉर्मेशन को नहीं बनाया और इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ा तो हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, फिर तुम्हारा आर्मर तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। चलो जल्दी करो, उतारो इसे। वो दोनों जबरदस्ती उसके आर्मर को खींचना शुरू कर देते हैं, फिर वो खींच कर उसके आर्मर को उतार ही देते हैं। जनरल डिंगशैंग उसके आर्मर के ऊपर अपनी पावर्स को यूज करती है तो उसके अंदर से छोटा सा क्रिस्टल निकलता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिंग से कहती है मिंग देखो हमने वो चीज हासिल कर ली, यही मटेरियल हमें चाहिए था। उस आर्मर के अंदर से पावर सोर्स को निकाल लेने के बाद वो आर्मर सिर्फ एक मेटल का आर्मर है, इसके अलावा उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। जनरल टोबा का आर्मर उन्होंने ले लिया है। अब मिंग कहता है जनरल टोबा मुझे पहले ये बात दिखाई नहीं दी लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है, अब तो वाकई में गोल्डन फैमिली के यंग मास्टर हैं। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं मुझे लगता है कि वो प्योर रेशम के हैं, क्योंकि मुझे अपनी फॉर्मेशन को बनाने के लिए जो आखिरी मटेरियल चाहिए वो सिल्क है। मुझे लगता है कि आपके कपड़ों के अंदर भी सिल्क लगा हुआ है। जनरल टोबा जल्दी से अपनी बॉडी को छुपाते हुए कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं तुम्हें अपने कपड़े नहीं देने वाला। जबकि मिंग बाकी के दोनों जनरल से कहता है मुझे इसके कपड़े चाहिए, ना हम लोग अपनी फॉर्मेशन को नहीं बना पाएंगे। वो दोनों ही जनरल्स भागते हुए आगे बढ़ते हैं। जनरल टोबा अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं नहीं मैं अपने कपड़े नहीं दूंगा, यहाँ पर मेरी पूरी बटालियन खड़ी है उन सभी के सामने, अगर मैं अपने कपड़े भी उतार दूंगा तो फिर मैं सिर्फ एक नाम का जनरल रह जाऊंगा, इनमें से कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। तुम लोग तो यहाँ पर मेरी हर एक चीज ले रहे हो, मेरे कपड़े भी उतारने पर तुले हुए हो। अगर तुम लोगों को मेरे कपड़े चाहिए तो फिर तुम लोगों को मुझसे फाइट करना पड़ेगी। मिंग की मास्टर कियांजिन जल्दी से अपने टोकन को ऊपर उठाती है और कहती है जनरल टोबा मैं तुम्हें यहाँ पर मिलिट्री ऑर्डर दे रही हूँ, जल्दी से अपने कपड़े उतार कर हमें दे दो। अगर तुम इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे तो इसका मतलब तुमने मिलिट्री के लॉ को तोड़ा है और तुम्हें मिलिट्री कोड के मुताबिक सजा दी जाएगी। हम सभी लोग तुम्हें एक्सिक्यूट करेंगे, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी के ऊपर से कपड़े उतार लेंगे। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मरने से पहले खुद ही अपने कपड़े उतार कर दे दो, शायद तुम बच जाओ। जनरल टोबा उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है, और फिर वो अपने कपड़े भी उतार देते हैं। मिंग ने यहाँ पर जनरल टोबा को बिल्कुल नंगा पुंगा कर दिया है और ये सब कुछ सिर्फ मिंग ने उसे बदला लेने के लिए किया है। मिंग उसके कपड़े लेने के बाद सोच रहा होता है अगर मेरी मास्टर ने अपनी सीक्रेट ट्रांसमिशन से मुझे नहीं बताया होता जनरल टोबा के पास ये सारे मटेरियल्स हैं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। वैसे मेरे पास एक और भी वजह थी, अपनी मास्टर का बदला लेना था। इन सारे मटेरियल्स को मैं अपनी फॉर्मेशन में तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये सारे मटेरियल्स काफी ज्यादा महंगे हैं। मैं इन सारे मटेरियल्स को मार्केट में बेचकर काफी अच्छे पैसे ले सकता हूँ। मास्टर कियांजिन मिंग से कहती है जनरल टोबा को ये सारे रिवॉर्ड्स पिछले कई सालों में मिले हैं और तुमने वो सारे के सारे इससे ले लिए हैं। जनरल टोबा तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे, तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये तुमसे बदला ले सकती हैं। मिंग अपनी मास्टर से कहता है मास्टर अगर ये मुझसे बदला लेना चाहता है तो फिर ठीक है, इसे लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि मुझसे बदला लेने वालों की लाइन बहुत ज्यादा लंबी है। मिंग उन सभी से कहता है अब जबकि सारे मटेरियल्स हमारे पास हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाओ और अपने पपेट्स को भी उनकी जगह पर लगा दो। तुम सभी लोगों को वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इस फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखना है, प्रोटेक्शन शील्ड को हटाना है ताकि मैं वहाँ पर बैठकर अपनी एंटी रेप फॉर्मेशन बना सकूं। फिर वो सारी मास्टर उड़ते हुए अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और साथ ही अपने पपेट्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर टोटल 9 पिलर्स होते हैं, इसलिए वो 9 पिलर्स के सामने एक एक मास्टर को भेजते हैं। मिंग भी वहीं पर अपनी फॉर्मेशन बनाने की स्टेट में बैठ जाता है और सारे सोल्जर्स से कहता है यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं जिन लोगों ने फॉर्मेशन बनाई हुई है वो अपने ड्रैगन को वापस ले ले, क्योंकि बाकी के जितने भी सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द आकर एक शील्ड बनाए। अब तुम लोगों को वेयरवुल्व्स के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें उनके सामने अपने आप को डिफेंड करना है। वो सारे सोल्जर मिंग के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। काफी सारे सोल्जर मिंग के इर्द गिर्द घेरा बना लेते हैं, अपनी शील्ड्स के साथ मिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी वक्त उस अरे फॉर्मेशन के बाहर का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर एक गोल्डन वेयरवुल्फ होता है और उसके साथ एक बूढ़ा गोल्डन वेयरवुल्फ होता है। गोल्डन वेयरवुल्फ बूढ़े वेयरवुल्फ से कहता है अब अचानक इन सबको क्या हो गया है, पहले तो ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे लेकिन अब अचानक ये अपने आप को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया है, क्या हमें भी वहाँ पर जाकर इस फार्म में हिस्सा लेना चाहिए? बूढ़ा वेयरवुल्फ से कहता है नहीं, हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, उनके पास पूरी एक आर्मी है, अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे भी तो उन सभी को एक साथ मारना इतना भी आसान नहीं होगा और ऊपर से उनके साथ उनके 4 जनरल्स भी हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उन लोगों ने हमें यहाँ पर नोटिस कर लिया फिर हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बूढ़ा वेयरवुल्फ यंग वेयरवुल्फ से कहता है मुझे लगता है कि उनके पास 4 जनरल्स हैं जबकि 3 पपेट्स हैं और इसके अलावा वो 9 ग्रैंड मास्टर्स को यूज कर रहे हैं इस फॉर्मेशन के पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमें सिर्फ उनको जाकर डिस्टर्ब करना है, उन्हें रोकना होगा, उन सभी को मार डालो ताकि वो फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय न कर सके। हालांकि हमारी फॉर्मेशन परफेक्ट है, इसको तोड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए पहले इन सभी को मारना होगा जो कि इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी वक्त वेयरवुल्व्स को दिखाते हैं। वेयरवुल्व्स आगे बढ़ते हैं तो उन चारों जनरल्स और पपेट्स के ऊपर
ऊपर अटैक करते हैं ताकि वो इसकी दीवारों को बर्बाद न कर सके। मास्टर कियान जिन कहती है ये तो हमें पहले से पता था कि ये लोग हमें ऐसा नहीं करने देंगे, लेकिन हमें इन सभी से बचते हुए इन सभी को तोड़ना होगा जैसे कि मिंग ने हमें ऑर्डर्स दिए हैं। लेकिन पता नहीं हम लोग कितनी देर तक यहाँ पर इन सारे वेयरवुल्व्स के सामने टिक पाएंगे। जनरल टोबा भी चिल्लाकर मिंग से कहते हैं, मिंग देखो ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे इस बेवकूफी वाले आइडिया की वजह अब हम सभी लोग मरने वाले हैं। तुमने हमें यहाँ पर एक टास्क दिया है जबकि वो सारे वेयरवुल्व्स हमारे पर ही अटैक कर रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस तरह से फॉर्मेशन को तोड़ सकती हो? जबकि मिंग वहाँ पर बैठा सारी की सारी एनर्जी को कंसंट्रेट कर रहा होता है। तो साथ ही मिंग कहता है, मैंने जनरल टोबा को इस बारे में तो बताया ही नहीं है, इस तरीके को वो यूज कर रहे हैं, फॉर्मेशन उससे टूटने वाली है। असल में फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए मैं एक और तरीका अपना रहा हूँ। पर जितने भी सोल्जर्स हैं मैं उन सारी के सारे सोल्जर्स की एनर्जी को अपने पास इकट्ठा कर रहा हूँ जिससे एक एनर्जी बीम बनेगी। तो सारी एनर्जी को एक जगह पर कंसंट्रेट करने के बाद मैं इस फॉर्मेशन के ऊपर उसे छोड़ूंगा तो ये फॉर्मेशन अपने आप टूट जाएगी। तो यहाँ पर ये जितने भी जनरल्स और पपेट्स मैंने लगाए हैं ये सारे एक छलावा है ठीक है दुश्मन को बहकाने के लिए। तो मैं फॉर्मेशन तो यहाँ पर मैं तोड़ रहा हूँ। वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स खड़े होते हैं वो सारे भी इस बात को महसूस करते हैं और कहते हैं हमारी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी वो भी कम हो गई है, क्योंकि उनका जो ब्लू ड्रैगन होता है वो डेसिपेट होना शुरू हो जाता है, डिसअपियर हो रहा होता है। वो सारे सोल्जर अपनी ड्रैगन की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब ऐसे कैसे हो सकता है, तक हमारी पावर खत्म नहीं हुई लेकिन फिर भी हमारा ड्रैगन डिसअपियर कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है? वो बूढ़ा वेयरवुल्फ भी इस बात को समझ जाता है। बूढ़ा वेयरवुल्फ कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें धोखा दिया गया है। जरा गौर से इस फॉर्मेशन के अंदर देखो, सारी की सारी एनर्जी जो कि उस सोल्जर्स के फॉर्मेशन से निकल रही है वो सारी एनर्जी उस लड़के की तरफ जा रही है जिस लड़के को वो शील्ड वाले सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगा शायद ये सारे जनरल्स इन पिलर्स को बर्बाद करने वाले हैं ताकि फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सके, लेकिन असल में तो वो लड़का है जो कि वहाँ पर बैठा फॉर्मेशन को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। जल्दी से अपने सोल्जर्स को उस लड़के के पीछे भेजो, उस लड़के को मारना होगा ना वो हमारी फॉर्मेशन को तोड़ देगा। साथ ही वो अपने वेयरवुल्व्स को ऑर्डर देते हैं, वो जल्दी से मिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सारे सोल्जर अपनी शील्ड को सामने करते हुए उनको ब्लॉक कर रहे होते हैं ताकि वो अंदर न घुस सके, जबकि तीनों बड़े वेयरवुल्व्स जो कि एनर्जी से बने होते हैं उन्होंने एनर्जी से बने हुए ड्रैगन को पकड़ रखा है। मिंग कहता है लगता है कि इन वेयरवुल्व्स को पता चल गया है कि यहाँ पर फॉर्मेशन को मैं तोड़ रहा हूँ, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। इनने उस सारी एनर्जी को एक छोटे से बॉल के अंदर कंसंट्रेट कर लिया है। मिंग उस सारी एनर्जी को एक ही पॉइंट में फोकस करने के बाद उसको सामने फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि इतनी फोर्स काफी होगी इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। तो मिंग की एनर्जी की बीम जैसे उस फॉर्मेशन के साथ टकराती है उस फॉर्मेशन के इर्द गिर्द जितने पिलर्स होते हैं वो सारे के सारे टूट जाते हैं और वो फॉर्मेशन भी गायब हो जाती है। मास्टर कियान जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मिंग ने कर दिखाया, मिंग ने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया। मिंग भी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने सोल्जर से कहता है फॉर्मेशन टूट चुकी है, अब तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे आगे बढ़ो और इन सभी को मार डालो। तो फिर वो सारे सोल्जर आगे बढ़ते हैं और उन वेयरवुल्व्स को मारना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। बूढ़ा वेयरवुल्फ और गोल्डन वेयरवुल्फ वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं, जबकि उन दोनों का सामना जनरल टोबा के साथ होता है। जनरल टोबा अपने पास से तो 2 मार्शल सेंट लेवल के पपेट्स को निकालता है और वो अपने उन दोनों पपेट्स के साथ उन दोनों के साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। मिंग इसकी तरफ देखती है और मिंग से कहती है हालांकि ये सारे स्लो वेयरवुल्व्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये मॉन्स्टर्स हैं, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये इंसानों की तरफ फाइट नहीं कर सकते क्योंकि इंसानों के पास उनकी एक्सेसरीज हैं। जैसे कि जनरल टोबा यहाँ पर अपने पपेट्स को यूज कर रहे हैं जो कि मार्शल सेंट लेवल के हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो कि इनको आसानी से मार सकते हैं। मिंग उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हालांकि उनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है और उनकी स्ट्रेंथ भी हमसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी पता है कि इंसानों की आर्मी को हराना इतना भी आसान नहीं है। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर एक लार्ज फॉर्मेशन को यूज किया, लेकिन अब जबकि उनकी फॉर्मेशन टूट चुकी है तो अब उनको कोई भी नहीं बचा सकता। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग जल्दी से अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ मुझे प्रोटेक्ट करो ताकि मैं किसी की विल की पावर के अंडर प्रेशर ना आऊं। अब मुझे भी बैटल फील्ड में जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को मारना होगा। मिंग अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ जाता है और कहता है चलो चलकर रियल फाइट करते हैं। अब मिंग भी उन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है और यहीं पर हमारा कहानी बताने वाला वापस आ जाता है। आज मिंग पहली बार एक रियल बैटल फील्ड पे आया है जहाँ पर हर तरफ खून खराबा हो रहा है, जहाँ पर एक मास्टर एक ग्रैंड मास्टर को मार सकता है जबकि एक ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्ट्स के वॉरियर को भी नहीं मार सकता। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये बैटल फील्ड है। अगर यहाँ पर एक बार आप जिंदा है तो दूसरे सोल्जर के हाथों आप मारे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काउंटलेस सोल्जर्स हैं। जब तक आप सभी को मार नहीं देते तब तक आपके जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। इस बैटल फील्ड पर जो जंग जारी है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि ये कितनी ज्यादा लंबी चलेगी, लेकिन यहाँ पर चाहे वो स्नो वेयरवुल्व्स हो या फिर इंसानों की आर्मी हो, इन दोनों को एक बात तो पता है कि यहाँ पर सिर्फ वही जिंदा बचेगा कि दूसरे क्लैन को मार डालेगा। चाहे वो वेयरवुल्व्स के लोग हो या फिर इंसानों की आर्मी हो, उन्हें पता है कि अगर वो यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर मारे जाएंगे। इंसानों की आर्मी के पास जो भी एक्सेसरीज थी उन्होंने सब कुछ यूज कर दिया कि वो अपनी जान बचा सके। वेयरवुल्व्स के पास जितने भी रिसोर्सेज थे उन्होंने वो सारे के सारे लगा दिए। बाकी सारे सोल्जर्स
की तरह मिंग भी जहाँ पर इन सारे वेयरवुल्व्स के साथ फाइट कर रहा है। इनको तो अब याद भी नहीं है कि उसने कितने ज्यादा वेयरवुल्व्स को मार डाला है। उसके साथ साथ बिमिंग भी उसका बहुत ज्यादा साथ दे रही है। तो ये बैटल जो है वो 7 दिन चलती है। 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। मिंग की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जो कि असल में किलिंग हो रहा है। 7 दिन के बाद उन्होंने बहुत सारे वेयरवुल्व्स को मार डाला है। मिंग के सामने कुछ वेयरवुल्व्स होते हैं, लेकिन वो उस पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। मिंग जैसे ही आगे बढ़ता है वो पीछे की तरफ डरकर भाग जाते हैं। मिंग कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट वॉरियर हूँ, फिर ये सारे वेयरवुल्व्स मुझसे डरकर क्यों भाग रहे हैं। बिमिंग उसे कहती है मास्टर, यहाँ पर सिर्फ 7 दिन में आपने इतने ज्यादा वेयरवुल्व्स को मारा है कि उन सभी को मारने पर उनकी जितनी एनर्जी थी सारी किलिंग गोरा बनने के बाद आपकी बॉडी के अंदर समा गई है। जहाँ पर आपने अपनी फॉर्मेशंस को यूज करते हुए और अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए बहुत सारे वेयरवुल्व्स को मारा है। और ये सारे वेयरवुल्व्स के ये सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इतना तो पता है कि किसके साथ पंगा लेना है और किसके साथ नहीं। उनकी बॉडी से निकलने वाले किलिंग ओरा को देखकर ये सारे यहाँ से भाग रहे हैं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 185 का एंड करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 186 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारता है, उन सारे स्नो मॉन्स्टर वेयरवुल्व्स को। इतने सारे मॉन्स्टर वेयरवुल्व्स को मारने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा किलिंग ओरा निकल रहा है, जिसकी वजह से वो सारे स्नो वेयरवुल्व्स उसे डरकर भागना शुरू कर देते हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर, अब ये सारी आपसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा किलिंग ओरा निकल रहा है। मिंग उसे कहता है क्या वाकई में सिर्फ किलिंग ओरा को देखा इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स मुझसे डर सकते हैं। बिमिंग उसे कहती है मास्टर, किलिंग ओरा बहुत ही स्पेशल होता है। ऐसा कि आपने एक चूहे को देखा होगा, एक चूहा बिल्ली से हमेशा ही डरता है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि बिल्ली बड़ी होनी चाहिए। अगर बिल्ली का छोटा सा बच्चा भी होगा तो वो चूहा उससे भी डर कर भाग जाएगा, क्योंकि चूहा उसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाले किलिंग ओरा से डरता है, ना सिर्फ बिल्ली से। इसी वक्त आपकी बॉडी से इतना ज्यादा किलिंग ओरा निकल रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत सारे स्नो वेयरवुल्व्स को मारा है। उन सारे स्नो वेयरवुल्व्स का ओरा आपकी बॉडी के अंदर है, इसलिए वो सारे स्नो वेयरवुल्व्स आपसे डरकर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने इतने सारों को मार दिया है। वहाँ पर आप उसको भी मार सकते हैं जो भी आपसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ेगा। ना सिर्फ वो वाले स्नो वेयरवुल्व्स बल्कि आसपास के जितने स्नो वेयरवुल्व्स होते हैं उनमें से भी काफी सारे भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके मेन लीडर तो पहले ही मर चुके हैं। आर्मी वाले कहते हैं लगता है कि हमने इस जंग को जीत लिया है, ये सारे तो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। उसी वक्त उन्हें आसमान में कुछ नजर आता है, बहुत सारी शिप्स निकलती हैं। एडमिरल जैन जियांग वहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर आ जाती हैं। जनरल डिंग शेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो हमारी सीक्रेट हीवनली आर्मी है, ये सारे लोग यहाँ पर लगता है हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। डिंग शेंग कहता है इतनी बड़ी आर्मी आई है तो इसका मतलब इनके साथ कोई ना कोई एडमिरल तो जरूर होगा। मुझे लगता है कि एडमिरल जैन जियांग इनके साथ होंगे। मिंग उससे पूछता है ये एडमिरल जैन जियांग कौन है। तो जनरल यहाँ पर मिंग को एडमिरल के बारे में बताते हैं। वो इसे कहते हैं हमारी किंगलोंग डायनेस्टी में टोटल 36 जनरल्स हैं, उनमें से 2 जनरल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिन्हें एडमिरल का दर्जा दिया गया है। उनमें से जैन जियान भी एक है कि दूसरे का नाम हाउ टू है। ये दोनों ही एडमिरल बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि जैन जियान अपनी क्रूएलिटी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि ये जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर लाशें बिछा देता है, अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है, उनको मार डालता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। इन दोनों ही एडमिरल्स को दूसरी दुनिया में भेजा जाता है, दूसरी बड़ी दुनियाओं में, ताकि ये लोग वहाँ पर फाइट करने के बाद वहाँ के ट्रेजर्स को हमारी किंगलोंग डायनेस्टी में लेकर आ सके। इन दोनों एडमिरल्स के पास बहुत बड़ी आर्मी है जिसे ये लीड करते हैं। मिंग उसे कहता है तो इसका मतलब एम्परर किंगलोंग ने इन्हें यहाँ पर स्नो वेयरवुल्व्स को मारने के लिए भेजा है ताकि ये हमारी हेल्प कर सके। जनरल उसे कहते हैं तुम सिर्फ स्नो वेयरवुल्व्स की बात कर रहे हो, अब जबकि एडमिरल यहाँ पर आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ स्नो वेयरवुल्व नहीं बल्कि आसपास जितनी भी एलियन रेसेस हैं और जितने भी मॉन्स्टर्स हैं एडमिरल उन सभी को मार डालेंगे और इस सारे के सारे एरिया पर किंगलोंग डायनेस्टी का कब्जा होगा। और सिर्फ वेयरवुल्व्स बल्कि हाई लेवल के मॉन्स्टर्स भी इनसे नहीं बचेंगे। लेकिन मिंग को बताते बताते जनरल उसे कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि एडमिरल इस आइसलैंड के नीचे जो बड़ा सा मॉन्स्टर सो रहा है उसको ना जगा दें, क्योंकि अगर उन्होंने उसको जगा दिया तो उसके बाद एडमिरल की आर्मी भी हमें नहीं बचा पाएगी। जनरल से पूछता है मुझे उस अंडरग्राउंड मॉन्स्टर के बारे में बताओ, वो मॉन्स्टर कौन सा है, क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि एडमिरल की आर्मी उसे नहीं संभाल पाएगी। जनरल उसे कहते हैं पुरानी कहानियों के मुताबिक यहाँ पर इस बड़े से आइसी लैंड के नीचे एक बड़ा सा मॉन्स्टर सो रहा है, वो एक डीमन गॉड है। कहानियों के मुताबिक हर 10,000 साल के बाद वो एक बार जागता है और इस दुनिया पर तबाही मचा देता है, उसे जो कुछ भी मिलता है वो उसे निगल जाता है। 10,000 साल के बाद वो एक बार जागता है तो उसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन होता है और उसके बाद वो फिर से सो जाता है। कहानियों के मुताबिक उस डीमन किंग की पावर इतनी ज्यादा है कि हमारे पूरे के पूरे टियानजॉन के जितने भी मार्शल गार्ड्स हैं उन सभी को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन सभी को सिर्फ एक स्ट्राइक से मार सकता है। इसलिए एम्परर किंगलोंग कभी भी यहाँ पर अपनी ज्यादा सोल्जर्स को नहीं भेजते, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि वो जमीन के नीचे से बाहर निकल आए और वो नींद से जाग जाए। जनरल उसे कहते हैं ये वाली बात सिर्फ हम जनरल्स को ही पता है, आम सोल्जर्स को इस बारे में नहीं पता, इसलिए वो सारे जो कहानियां बनाते हैं कि पिछले 10,000 साल से हम लोग यहाँ पर स्नो वेयरवुल्व्स के साथ फाइट कर रहे हैं तो उनसे इस फाइट को जीत नहीं पाए। लेकिन असल बात तो ये है कि एम्परर किंगलोंग
यहाँ पर किसी भी बड़े जनरल को नहीं भेजना चाहते, क्योंकि अगर यहाँ पर फाइट ज्यादा बढ़ेगी शोर शराबे से या फिर ज्यादा धमाकों की वजह से इस लैंड के नीचे जो मॉन्स्टर सो रहा है वो डीमन किंग जाग जाएगा, एक बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। इसीलिए पिछले 10,000 साल से हम लोग यहाँ पर स्नो पेबल्स के साथ फाइट कर रहे हैं। मिंग बिमिंग से पूछता है, बिमिंग डीमन गॉड इतना ज्यादा अरसा तक जिंदा रह सकता है? 10,000 साल का अरसा तो बहुत ही लंबा होता है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे अभी तक उस मॉन्स्टर के बारे में नहीं पता कि ये कौन सा मॉन्स्टर है, लेकिन हमेशा ही मॉन्स्टर्स के लाइफ स्पैन बहुत ही लंबे होते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स तो हजारों लाखों साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। मास्टर क्यानजिन मिंग के पास आती है और उसे कहती है, मिंग मेरे साथ यहीं पर कुछ देर तक आराम करो, आज रात यहीं पर आराम करते हैं। कल सुबह तुम्हें एडमिरल की आर्मी के साथ जाना होगा और जाकर उनके साथ फाइट में हिस्सा लेना होगा। मैं चाहती हूँ कि आज रात में तुम अपने सारे जख्मों को हील कर लो, क्योंकि ये वार अभी तक खत्म नहीं हुई। मिंग कहता है, वार के खत्म होने से पहले मैं खत्म हो जाऊंगा। फिर उसके बाद हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है, कहानी को तेज तेज चलाते हुए कहता है, उसके बाद अगले दिन मिंग एडमिरल की आर्मी के साथ चला गया और वहाँ पर जाने के बाद हर रोज सोल्जर्स के साथ मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए जाता, बैटलफील्ड में हिस्सा लेता, जब तक कि वो सारे मॉन्स्टर्स को मार नहीं देते और फिर अगले पड़ाव की तरफ नहीं चल पड़ते। मिंग ने इस फाइट में हिस्सा लेने के बाद टोटल 60 मिलियन मिलिट्री पॉइंट्स को हासिल किया। उसके बाद मिंग का रैंक भी हाई कर दिया गया। मिंग एक फर्स्ट लेवल का ऑफिसर था और इस फाइट में हिस्सा लेने के बाद उसे 4th लेवल का ऑफिसर बना दिया गया। मास्टर क्यानजिन ने भी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा और उनके अच्छे काम की वजह से उन्हें 1 बिलियन पॉइंट्स मिले और इतने ज्यादा पॉइंट्स मिलने के बाद जनरल क्यानजिन को हेड जनरल बना दिया गया। अब वो अपने नीचे 3 जनरल्स को लीड कर सकती हैं और उनकी आर्मी को भी बढ़ा दिया गया है। ये बात तो इनके साथ बहुत ही अच्छी हुई कि उन्होंने वहाँ पर नॉर्दर्न एरिया पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे सभी को मार डाला और फाइट एंड हो गई। और अंडरग्राउंड के जिस डीमन गार्ड की बात हो रही थी वो भी नहीं जागा, तो आर्मी के लिए बहुत ही अच्छा रहा। एडमिरल की आर्मी ने अपने कुछ लोगों को वहाँ पर बॉर्डर को गार्ड करने के लिए छोड़ा, जबकि बाकी की सारी आर्मी वापस इंपीरियल पैलेस में चली गई। मिंग और मास्टर क्यानजिन भी अभी वहीं पर होती है। मास्टर क्यानजिन मिंग से कहती है, तुमने वहाँ पर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, एडमिरल भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, वैसे मैंने शुरुआत में सोचा था कि तुम इतने काबिल नहीं हो। मिंग मास्टर से कहता है, मास्टर ये सब कुछ तो आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका दिया बैटलफील्ड पर आने का, मुझे काफी एक्सपीरियंस मिला है। अब जबकि फाइट खत्म हो चुकी है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मास्टर क्यानजिन उसे कहती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम्हें कहीं पर जाना है और कोई जरूरी काम करना है, तो ठीक है तुम्हें टाइम देती हूँ, जाओ और जाकर उस काम को निपटा कर आओ। अपनी मास्टर से इजाजत लेने के बाद सीधा अपनी रेड सन केव के अंदर चला जाता है। मिंग अपनी की पावर को रिलीज करता है और कहता है, इतने सारे मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद मेरी की पावर पहले से ज्यादा रिजिड हो गई है, सॉलिड हो गई है। मिंग कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, यानी मेरा लेवल अप हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार जो लेवल अप होने वाला है वो कोई आम सा लेवल नहीं होगा, ये काफी ज्यादा पावरफुल ब्रेक थ्रू होगा। मिंग मास्टर से कहती है, हाँ मास्टर, इस बार लेवल अप होने के बाद आप एक मार्शल आर्ट्स के मास्टर बन जाएंगे। मिंग उसे कहता है, इस फार में हिस्सा लेने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मैंने अपने फ्लैश स्टेप के 3rd स्टेप यानी माइक्रो स्टेप को भी अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है और मुझे लगता है कि इसका 4था स्टेप अनलॉक होने वाला है, यानी कि मैं इन तीनों स्टेप्स को एक साथ फ्यूज करके यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरी जिन जैंग की जो गॉड लेवल की टेक्निक थी जो कि मैंने खुद डिवेलप की थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, मैं उसे बहुत ही आसानी से यूज कर सकता हूँ। कहता है, जितना टाइम मैंने बैटलफील्ड पर गुजार दिया है मुझे लगता है कि 2 महीने गुजर चुके हैं, मुझे लॉन्ग फैमिली में वापस चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गोल्डन सीक्रेट रूम ओपन होने वाली है। हालांकि मैं यहीं पर रेड सन केव के अंदर बैठकर अपने आप को ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे लॉन्ग फैमिली में वापस जाना पड़ेगा अगर मैं टाइम पर पहुँचना चाहता हूँ। और फिर मिंग वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन लॉन्ग फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी गोल्डन फैमिलीज के हियर इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है सीक्रेट गोल्डन राम में जाने के लिए। यहाँ पर पहले कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे सिर्फ उन्हीं को सीक्रेट गोल्डन राम में जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने 5 बच्चों को सिलेक्ट किया है जिन्होंने इस फाइट को जीता है। रेफरी सभी से कहता है, क्या यहाँ पर कोई और चैलेंजर है जो कि इन सभी को चैलेंज कर सके? नहीं तो यही 5 लड़के सीक्रेट गोल्डन राम में जाएंगे। जाओजुन चिल्लाकर उन सभी से कहती है, लेकिन तुम अभी तक एक बंदे को मिस कर रहे हो, शाओबाई यहाँ पर नहीं है। शाओबाई जब यहाँ पर आएगा तो वो इन सभी को आसानी से हरा सकता है और वो भी तुम्हारे साथ गोल्डन सीक्रेट राम में जाएगा। जाओजुन की ये बात सुनते ही शाओबाई के जितने भी कजिन्स होते हैं वो सारे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, क्या तुम लोग यहाँ पर लॉन्ग शाओबाई की बात कर रहे हो, उस कचरे की? इसकी तो कल्टीवेशन भी हमसे बहुत ज्यादा लो है, यहाँ पर इन सभी के साथ क्या फाइट करेगा? जाओजुन भी सोच रही होती है, हाँ ये सारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे पता है कि शाओबाई की ब्लड लाइन इनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी तो काफी वीक है क्योंकि वो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का वॉरियर है। उन कम्पिटिटर्स में से एक लड़का जाओजुन से कहता है, जाओजुन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शाओबाई हमें हरा सकता है? या तुम्हें पता है कि हमने पिछले साल अपनी ब्लड लाइन को अवेकन किया था और उस वक्त तुम्हारा शाओबाई कहाँ पर था? वो उस वक्त लड़कियों के साथ खाना खा रहा था फ्री का। लेकिन हम पिछले साल से अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करने के बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हारा शाओबाई हमारे सामने नहीं टिक सकता, वो बिल्कुल बेकार है। उसके पास सिर्फ एक ही टैलेंट है, लड़कियों को अपने पीछे घुमाने का, जिस तरह से तुम उसकी तारीफ
तारीफें कर रही हो। अगर वो लड़का वाकई में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो फिर वो यहाँ पर क्यों नहीं है, जहाँ पर आए और हमें चैलेंज करे। शाओजन उनके सभी की बातें सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, शाओ भाई तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो तुम गोल्डन सीक्रेट रूम में जाने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। यहीं पर स्टेज के ऊपर का सीन दिखाया जाता है पर शाओ भाई के ग्रैंडपा बैठे होते हैं। शाओ भाई के ग्रैंडपा अपने साथ वाले एल्डर से कहते हैं, शाओ भाई अभी तक बैम्बू फॉरेस्ट में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। एल्डर उसे कहते हैं, हाँ मुझे लगता है कि वो वहीं पर होगा क्योंकि किसी ने भी उसे वहाँ से बाहर आते हुए नहीं देखा। अगर आप चाहें तो मैं वहाँ पर जाकर उसे देख सकता हूँ और उसे बुलाकर ला सकता हूँ। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, नहीं मैं वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। शाओ भाई को ये बात अच्छी तरह से पता है कि सीक्रेट गोल्डन राम में जाने से उसे क्या मिल सकता है, इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कभी नहीं करेगा। और साथ ही पैट्रिक आज उसे कहते हैं, शाओ भाई जहाँ पर टाइम पर नहीं आएगा तो फिर इन पांचों को वहाँ पर जाने देना। लेकिन उसी वक्त अरीना के सेंटर में एक जबरदस्त एंट्री होती है। मिंग वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद उन सभी से कहता है, तुम में से किसने कहा था कि मैं बेकार हूँ, मैं एक कचरा हूँ, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है। मिंग क्योंकि अभी अभी बैटलफील्ड से फाइट करके आया है इसलिए उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा मर्डरस ऑरा निकल रहा होता है। मिंग उन सभी से कहता है, लॉन्ग शाओ भाई यहाँ पर आ चुका है, अब मुझे बताओ तुम में से कौन मुझे चैलेंज करना चाहता है। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से जितना ज्यादा किलिंग ऑरा निकल रहा होता है वो पांचों बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो बेचारे इतने ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि वो मिंग के सामने अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहे क्योंकि वो सारे ही उसके किलिंग ऑरा की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। मिंग उनसे कहता है, क्या तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? मैंने पूछा कौन मुझसे फाइट करेगा। शाओजन उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, क्या ये हमारा लॉन्ग शाओ भाई है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सिर्फ इसकी तरफ एक बार देखा है। मुझे इतनी ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है कि मेरी सांस भी नहीं निकल रही। मैं ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी डीमन किंग को देख लिया हो। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 186 का एंड करेंगे।